नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही राज्यसभा भी आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई और इस तरह नई सरकार में संसद का पहला विशेष सत्र खत्म हो गया है। और कल लोकसभा में आपने देखा कि मोदी के भाषण में जिस तरह का हंगामा मचा था, आज वो राज्यसभा में भी जारी रहा, क्योंकि मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए तथ्यहीन बातों को दोहराना जारी रखा। मोदी जी आज भी संविधान के नाम की दुहाई देते हुए नजर आए और विपक्ष को कोसते हुए नजर आए, जबकि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी बात कहने के लिए उठे तो सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी, लिहाजा समूचे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने मीडिया से चर्चा की, मीडिया से बात की। लेकिन सदन के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते थे, बार बार डिमांड की जा रही थी कि बोलने दीजिए, 1 मिनट के लिए समय दीजिए, नहीं दिया गया। आप याद कीजिए कि उधर जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो एक नहीं बल्कि 5-5 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो उठ के खड़े हुए और उन लोगों ने अपनी बातें रखी थी। और राहुल गांधी के 1.5 घंटे का भाषण जो है वो 2 घंटे में खत्म हुआ था, क्योंकि काफी इंटरप्शन था। लेकिन यहां पर जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे, कुछ बात वहां पर अपनी जोड़ना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, उनको जब नहीं दिया गया समय तो समूचा विपक्ष आउट हो गया, वॉकआउट कर गया। और उसके बाद सदन के बाहर निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया के नेताओं ने मीडिया से बात की। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे बाहर निकलकर। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था, ये ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है, उसमें ये लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था, और आज
उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। इसको जब इसका जन्म शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बहुत से पुतले जलाए, अंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले जलाकर रामलीला मैदान में उन्होंने ये सब काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। तो साफ साफ यहां कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। और कौन संविधान विरोधी है, कौन संविधान विरोधी नहीं है, संविधान को लेकर ऑर्गेनाइजर ने 1949 में क्या कुछ लिखा था, ये सारी बातें यहां कहते हुए, रखते हुए, पूरा सब कुछ यहां विस्तार से बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष के इस कदम पर मोदी भी तिलमिला गए और सभापति भी तिलमिला गए। दोस्तों, आज जो घटना घटी है उस घटना के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदली सी नजर आई और नरेंद्र मोदी से लेकर वहां आसंदी पर विराजमान सभापति महोदय जो हैं वो भी तिलमिलाए हुए नजर आए, क्योंकि विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया। ये बात पसंद नहीं आई और नरेंद्र मोदी को भी पसंद नहीं आई और ये बात पसंद नहीं आई उधर सभापति को भी। और इसके बाद सभापति ने अपनी बात रखी और खासकर सभापति ने यहां जो एक प्रस्ताव भी वहां पर लेकर के वो आए। दरअसल इस पूरे संसद सत्र में विपक्ष जिस तरह से मोदी पर हावी दिखाई दिया है, ये तिलमिलाहट उसी का नतीजा है। विपक्ष हर बार नए मुद्दों के साथ बीजेपी को घेर रहा है, मोदी से जवाब मांग रहा है और मोदी अब भी 50 साल पुराने आपातकाल पर झूल रहे हैं, क्योंकि उनके पास शायद आज के हालात पर अपना बचाव करने के लिए कुछ है ही नहीं। मोदी नहीं बता सकते कि नीट के छात्रों को इंसाफ किस तरह मिलेगा, कैसे मणिपुर में हालात सुधरेंगे, जिन भ्रष्टाचार के आरोपियों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दी है, सत्ता में भागीदार बनाया है, उनके साथ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ रही है, कैसे लड़ पाएगी बीजेपी, इसकी बात नहीं बताते हैं नरेंद्र मोदी। अपने भाषण में मोदी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली नीति का जिक्र करते हुए जांच एजेंसियों का भी जिक्र किया है आज, और उनके शब्द थे कि मैं बिना लाग लपेट के कह रहा हूं। ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी के शब्द थे, मैं बिना लाग लपेट के कह रहा हूं, हमने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। आइए जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं जांच एजेंसियों के बारे में, ईडी, सीबीआई, आईटी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुनिए उनकी जुबानी। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। आदरणीय सभापति जी, तो सुना आपने दोस्तों, दरअसल मोदी की यह बात ही अपने आप में काफी असंवैधानिक है, क्योंकि संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलने वाली एजेंसियों को न छूट देने की जरूरत होनी चाहिए और न ही पाबंदी में रखने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन मोदी ने ऐसा बोलकर बता दिया है कि विपक्ष उन पर ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का जो आरोप लगाता रहा है उसमें दम है। दरअसल राहुल गांधी ने कल अपने भाषण की शुरुआत में, परसों जब वो भाषण दे रहे थे, तो अपने भाषण के शुरुआत में ईडी की जांच एजेंसी, ईडी ने कैसे 50-55 घंटे उनसे जांच, ईडी की जांच से उनको गुजरना पड़ा। ईडी सीबीआई की बात लगातार हो रही है, बात हेमंत सोरेन से लेकर केजरीवाल तक की उठ रही है। इन तमाम बातों को यहां पर नरेंद्र मोदी उठाते हुए और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इन एजेंसियों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है।
जांच एजेंसियों को छूट देने की बात कहां से आती है? क्या ये जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी के मातहत काम करते हैं? यह भी सोचना होगा। खैर, राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो जरा सुन लीजिए। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media 24/7 every single day, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from? तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, शुरुआत का अगर सेंटेंस याद कीजिए तो वो नरेंद्र मोदी की जो जांच एजेंसियों का जिक्र कर रहे हैं, वही बात तो यहां नरेंद्र मोदी आज प्रूव करते हुए नजर आए, जो कह रहे हैं कि मैंने खुली छूट दे रखी है जांच एजेंसियों को। दरअसल मोदी तीसरी बार सत्ता में तो दोस्तों लौट आए हैं, लेकिन इस बार बहुमत वाला दम उनके पास नहीं है, और न ही पहले की तरह कमजोर विपक्ष उनके सामने बैठा है। विपक्ष मजबूत बैठा है। मोदी को इस बात का पूरा एहसास है कि उन्हें अब कदम कदम पर मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, और उसमें भी लोकसभा में राहुल गांधी उनके सामने होंगे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और इन दोनों की जोड़ी ने कांग्रेस में कैसी नई जान फूंकी है, इसे भी वो जानते हैं। इसीलिए मोदी इस बार संसद में शुरू से बैकफुट पर नजर आए। संसद सत्र की शुरुआत में उन्होंने विपक्ष को कमजोर होने की नसीहत दी थी, और आखिरी दिन तक आते आते मोदी विपक्ष पर संविधान के अपमान का आरोप लगाते हुए नजर आए। साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि इस बार नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा। उन्हें विपक्ष का सामना करके ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या मोदी इसमें सफल हो पाएंगे? क्या विपक्ष के आगे बैकफुट पर है नरेंद्र मोदी? और यही सवाल तो हम लिख रहे हैं। आइए इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्त जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। सदन की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, लगातार कवर कर रहे थे आप। आज नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे और बाहर निकलकर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता आ गए। उन बाहर निकलकर क्या कुछ हुआ है, मीडिया से क्या बातें हुई, आरएसएस पर कैसे प्रहार किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये आप सब सुन चुके हैं। लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक हलचल क्या थी, जरा आपका नजरिया। और बहुत कुछ आपने देखा है, आंखों देखी, आपसे बेहतर कौन बता सकता है क्या कुछ चल रहा है। और यहां जो बातें कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि मैंने खुली छूट दे रखी है, और इतना ही नहीं, वो लगातार प्रहार करते हुए नजर आए, खासकर गांधी परिवार पर। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी,
यहां तक कि नेहरू, इन तमाम अलग अलग नेताओं पे भी प्रहार करते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी। क्या ये बचाव है या ये यानी कि डिफेंस है या ऑफेंस है, क्या कुछ है शकील जी? देखिए, हम 3 बातें कहना चाहेंगे जी। एक, जो आपने अभी जिक्र किया कि भ्रष्टाचार पे बोले प्रधानमंत्री जी, उस पे आज मणिपुर पे भी बोले उस पर, और तीसरा आज संविधान पे जो वॉकआउट हुआ उस पर। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में बोला कि मैंने खुली छूट दे रखी है सारी जांच एजेंसियों को। बहुत अच्छी बात है। पहली बात हम इसी पे करेंगे। अगर आपने सारी जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है तो श्रीमान आप ही ने बताया था कि वो टेम्पो में नोट भर भर के कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचा रहे हैं। क्यों नहीं कार्रवाई की जांच एजेंसियों ने? प्रधानमंत्री अगर खुद इनपुट देता है जांच एजेंसियों को इतना बड़ा कि टेम्पो में भर भर के नोट जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं स्वयं भारत का प्रधानमंत्री अंबानी अडानी के क्यों नहीं गए अगर खुली छूट दे रखी है तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा मजाक है कि प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है और वास्तविकता कुछ और होती है। राहुल ने आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो सबसे पहली बात कही थी वो यही कही थी कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहने पर ही, सरकार के द्वारा कहने पर ही मेरे खिलाफ ये कार्रवाइयां की गई। उसी का जवाब प्रधानमंत्री दे रहे थे कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, वो खुद करते हैं। अगर वो खुद करते हैं और प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद अंबानी अडानी के यहां नहीं जा रहे, उनके छापे नहीं मार रहे, उनसे पूछताछ नहीं कर रहे कि वो कौन सा टेम्पो था, उसका नंबर क्या था, वो कौन से बोरे थे, कौन से नोट से वो, तो आप उन सबको बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए उन सबको। वो कैसी जांच एजेंसियां हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है, करते कुछ है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मणिपुर पे लोकसभा में नहीं बोले थे, लेकिन राहुल ने वहां इतना प्रेशर बनाया कि आज राज्यसभा में उन्हें बोलना पड़ा। लेकिन बोले क्या वो? प्रधानमंत्री वहां पे बता रहे हैं कि 11,000 एफआईआर की, 500 लोग गिरफ्तार हुए। अरे ये तो एसएचओ साहब बताते हैं। ये एसएचओ साहब की बाइट होती है पत्रकारों के लिए, ये भारत के प्रधानमंत्री की नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री को यह बताना था कि वो वहां 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक गए क्यों नहीं। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच में सौहार्द उत्पन्न करने के लिए अभी तक क्या क्या किया। जिन महिलाओं के साथ इतना अभद्र, और जिसके लिए शब्द नहीं है, किसी के पास नहीं है, हमने इतना पढ़ा, इतना हम खुद कोई लिख ही नहीं सकता, उसको शब्द दे ही नहीं सकता, जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरे राज्यों से आप तुलना कर देते हैं कि मणिपुर में हुआ तो हुआ, राजस्थान में भी हुआ। तो मणिपुर के बारे में आज प्रधानमंत्री कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। यह बताना कि कितनी एफआईआर हुई है, यह प्रधानमंत्री का काम नहीं है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, संविधान की बात। संविधान के ऊपर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ढिंढोरा पीटती है, तो जाहिर है कि नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी को इसका जवाब देना था, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करना थी, वो इंटरवीन करना चाहते थे। उन्होंने कई बार सभापति से कहा, सभापति ने नोटिस नहीं लिया। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से कहा, और जब कोई सीधा प्रधानमंत्री से कहता है तो प्रधानमंत्री फौरन कहता है कि जी मैं बैठा हूं, आप अपनी बात कहिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी जवाब नहीं, मौका नहीं दिया उनको बोलने का। तो पूरा इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूरी में वॉकआउट करना पड़ा, और इसका पूरा दोष जो है वो सत्ता पक्ष और सभापति पे जाता है। लोकसभा में इंटरवीन किया प्रधानमंत्री ने खुद, राहुल बैठ गए। अमित शाह ने किया, राहुल बैठ गए। राजनाथ सिंह ने किया,
शिवराज सिंह चौहान ने किया, किरण रिजिजू ने किया, कितने लोगों ने किया। और ये हमेशा होता है। और राज्यसभा में तो एक परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष को हमेशा जवाब देने का मौका मिलता है, हमेशा। जी। अरुण जेटली जब नेता प्रतिपक्ष थे, वो खड़े होते थे और मनमोहन सिंह बोलते थे, मनमोहन सिंह खुद बैठ जाते थे, कभी सभापति की जरूरत नहीं पड़ती थी, मनमोहन सिंह खुद बैठ जाते। और अरुण जेटली तो छोड़िए, बीजेपी का कोई दूसरा सांसद भी कुछ कहना चाहता था तो प्रधानमंत्री बैठ जाते थे। ऐसे वाजपेयी जी भी बैठ जाते थे। उससे पहले के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी भी। इंदिरा गांधी का तो पता नहीं हमने आपको यहां सुनाया कि नहीं सुनाया। वो तो अगर कोई सवाल नहीं पूछता था, कुछ नहीं करता था, तो एक आजकल तो बंद हो गया, पहले बहुत होता था, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पर्ची, कागज की पर्ची पे लिख के पीयू मोदी के पास पहुंचाती थी जी। कि पीयू मोदी जी पूछ लीजिए, और पीयू मोदी सवाल पूछते थे। तो ये सारी की सारी संसदीय परंपराएं, उनकी गरिमा की रक्षा की जाती थी। और खुद सरकार कभी ये नहीं चाहती थी कि हमें खुला मौका दिया जाए, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री को खुला मौका दोगे तो हमारे दूसरे मंत्री भी ज्यादा मौके की मांग करेंगे, ये हर प्रधानमंत्री समझता था। बिल्कुल। तो संविधान के ऊपर आज बड़ी मजेदार बात हुई, और जो खड़गे जी ने बताया वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बारे में ये अंबेडकर साहब की बहुत बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, खुद प्रधानमंत्री मायावती जी भी बोल रही हैं। तो आज खड़गे जी ने बताया कि जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया तो डॉक्टर अंबेडकर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लिखा इस बात को, कहा भी और लिखा भी कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने कि मुझसे बहुत काबिल लोग हैं इसमें, आप मुझे अध्यक्ष बना रहे हैं। और उन्होंने कांग्रेस का और नेहरू का धन्यवाद किया। तो ये थी कांग्रेस और ये है कांग्रेस, और वो थे नेहरू, कि डॉक्टर अंबेडकर को वहां पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। उन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया। और ये तो आपने बाइट सुनाई दी है खड़गे जी की, कि उन्होंने कहा कि आरएसएस तो हमेशा से विरोध में था इसके। वो तो कहता था कि मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहिए, और मनुस्मृति की प्रशंसा दुनिया भर में होती है। भारत में दलित आदिवासी उसके खिलाफ है, बहुत बड़ा वर्ग उसके खिलाफ है, और वो कह रहे हैं दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी आगे और चर्चा बढ़ाते हैं, और जल्दी से आना चाहता हूं जरा जयशंकर जी आपके पास। संसदीय प्रणाली, संसद के में जो कुछ चलता है उसको आप भी बहुत नज़दीक से देखते आए हैं। अभी इस बार ये जो सत्र रहा, जिसकी शुरुआत 24 तारीख से हुई और 3 तारीख आज खत्म ये सत्र हुआ है, और दोनों सदन कल लोकसभा और आज राज्यसभा, इसके बाद अब 22 तारीख से फिर शुरुआत होगी मानसून सेशन की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी 240 सीटों के साथ, बीजेपी 272 से नीचे रहते हुए सत्ता में है, विपक्ष जो है वो मजबूत है। राहुल गांधी का भाषण होता है, राहुल गांधी के भाषण में एक नहीं बल्कि 5-5 मंत्रियों को खड़ा होना पड़ता है। नरेंद्र मोदी 2 बार खड़े होते हैं, अमित शाह 3 बार खड़े होते हैं, राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, शिवराज सिंह चौहान खड़े होते हैं, भूपेंद्र यादव खड़े होते हैं, ये तमाम मंत्री खड़े होते हैं, अपने किरण रिजिजू खड़े होते हैं, रूल बुक देखे जाते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी, और ये इसी सत्र में हुआ है। और इतना ही नहीं, जो जिक्र अभी कर रहे थे शकील अख्तर जी, कि एक बार नहीं कई बार नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में कह रहा है, इंटरवीन करने की इजाजत मांग रहा है, और वहां अनुमति नहीं मिलती है, वॉकआउट होता है। कैसे देखा जाए, क्या इसको इस ढंग से देखा जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार इस मजबूत विपक्ष के सामने लाचार है, कमजोर है, ये इस रूप में देखा जाए, या ये देखा जाए कि 2014 से 2024 के बीच जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार चलाई है, उसी लिहाज से, उसी हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। इसके क्या मायने निकाले जाए जयशंकर जी? नहीं राजीव जी, ये जो छोटा सा सत्र था संसद का, इस सत्र ने कई संकेत दिए हैं। एक तो यह है कि स्पष्ट जनादेश न होने के बावजूद मोदी जी और उनकी सरकार अपने अहंकार और हठधर्मिता पर कायम रहेगी। एक दूसरा यह है, विपक्ष ने अपने तेवरों से यह जता दिया है
कि अब आप पहले की तरह से संसद के दोनों सदनों को हाँक कर नहीं चला सकते हैं। आपको एक बहुत मजबूत और बहुत ही आक्रामक विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। जिस ढंग से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी का, अखिलेश यादव जी का, ए राजा का, महुआ मोइत्रा का एवं अन्य कई लोगों के जो भाषण हुए, जो हम लोगों ने सुने, जी वो अपने आप में एक संकेत है कि संसद अब इसी तरह से चलेगी। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ सबने अपनी पूरी बातें करी। जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री खड़े होकर के, एक तो पहली बात है कि वो झूठ बोलने के आदी है और इंटरवीन करने में भी झूठ बोलने के आदी है। जब राहुल गांधी कह रहे थे शिव जी की तस्वीर दिखा करके, महादेव की तस्वीर दिखा करके, कि हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता, ये आप लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो दिन रात हिंसा और नफरत की बात करते हैं। तो मोदी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने तो पूरे देश के हिंदुओं का अपमान किया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदुओं की ठेकेदार है? किसने ठेका दिया है हिंदुओं का? भाई, हिंदू तो हम भी हैं, हिंदू आप भी हैं, और वो बहुत बड़ी आबादी है जिसने इनके 63 सांसदों को नकार दिया, हरा दिया। वो लोग भी तो हिंदू हैं। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन अब चूंकि आदत है तो अब मीडिया उनके साथ है। मीडिया ने ये वाला हिस्सा काट दिया और दूसरा हिस्सा दिखाना शुरू किया कि साहब राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि वो तो हिंदू के लोग, हिंदू हिंसक होते हैं, हिंसा की बात करते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो आज सदन में हुआ, इसके पहले भी देखिए, इसके पहले भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जिस तरह से स्पीकर ने, ओम बिरला साहब ने, उस दिन पहले ही दिन जब आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और मौन धारण करने की बात भी करी प्रस्ताव में जी, वो अपने आप में सबसे अमर्यादित आचरण था किसी भी लोकसभा अध्यक्ष का। क्योंकि जब लोकसभा अध्यक्ष चुन करके आते हैं तो आप किसी दल के साथ नहीं रह जाते हैं, दलगत सीमाओं से परे हो जाते हैं। याद है सोमनाथ चटर्जी भी थे, उनके ऊपर भी जब लोगों ने कहा, सीपीएम के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जिस पद पर बैठे हुए हैं ये पद संवैधानिक पद है और एक किसी दल की मर्यादा के साथ नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी पक्षधारिता को साबित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया। आप जब किसी पार्टी के नहीं रह जाते हैं तो किस पार्टी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? और उन्होंने क्या क्या बातें कही, संविधान को लेकर के कही कि आपातकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई, किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? 5 सालों में आपने उपाध्यक्ष नहीं बनने दिया लोकसभा का। लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ 5 साल में। इससे बड़ा असंवैधानिक कार्य और क्या हो सकता है मोदी जी और ओम बिरला जी के नेतृत्व में? लेकिन अब आप वहां बैठ करके जैसी चाहिए वो बातें करते जा रहे हैं। जैसे स्कूल मास्टर होता है, एक स्कूल का मास्टर होता है जो कहता है कि भाई बच्चों पढ़ाई करो ठीक से, सब जवाब दो और कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं आपको ये करना होगा, पहली बार कर रहा हूं, बार बार कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्या मतलब है भाई? जिसे आप चुनकर आए हैं वो ऐसे सभी लोग चुन करके आए हैं भाई। बिल्कुल, जनता ने उनको भी चुनकर वैसा ही भेजा है। क्योंकि आपको लोकसभा अध्यक्ष बना दिया तो आप वहां से बैठ करके पंच का काम करिए, लेकिन वो नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा में भी बार बार उपराष्ट्रपति जी महोदय जो हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी लगातार अपोजिशन के लोगों पे कटाक्ष कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में जिस तरह से कमेंट्स किया उन्होंने, क्या बार बार वेल में क्यों आ जाते हैं? भाई, अगर उनकी बात आप नहीं सुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष, देखिए पहले वाली राज्यसभा भी अब नहीं रह गई है। आज राज्यसभा में भी विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है। अब बीजू जनता दल के लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं। अब ऐसा कांग्रेस के लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो अब वो अपोजिशन वाली बात नहीं रह गई है कि आप जो है मनमाने ढंग से अपने कानून पास करा लेंगे हल्ला हंगामा के बीच में। तो उसके बावजूद, और आज जो हुआ है वो तो मतलब मजाक है। संसदीय राजनीति में इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री अगर कोई बात कर रहे हैं, इसके पहले भी जैसे अभी शकील बता रहे थे, हमने देखा है, मनमोहन सिंह के जमाने में भी देखा है, अटल जी के जमाने में भी देखा है कि जब लोग खड़े होते थे, किसी व्यवस्था का सवाल खड़ा करके कहते थे कि नहीं साहब आप ये बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, तो वो यील्ड करते थे, कहते कि यस
या नहीं होता था तो फिर वो क्लैरिफाई करते थे। और जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के भाषण में प्रधानमंत्री से लेकर के 5-6 मंत्रियों ने इंटरवीन किया, इंटरप्ट किया एक तरह से कहा जाए, जबकि उनके पास तथ्य नहीं थे, जिन्होंने भी जितने लोगों ने कहा था जो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी बैठ जाते थे। उसी तरह से ये प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य बनता था, ये जो चेयरमैन हमारे वाइस चेयरमैन है राज्यसभा के धनखड़ साहब, उनका भी कर्तव्य बनता था, दायित्व बनता था उनका कि एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, आप ये बात कह सकते थे। और जिस ढंग से बाहर निकल करके उन्होंने कहा है, ये इसी बात की कमी खल रही थी अभी तक पिछले 5 वर्षों में कि विपक्ष को अब संसद से लेकर सड़क तक अपनी बातें करनी होंगी जी। जब भी जहां मौका मिलेगा वहां अपनी बात करनी होगी। वो मोदी जी कह रहे थे कि साहब वो अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया, उसका जश्न मना रहे थे। अरे भाई, वो नेहरू ने सरकार बनाई थी, समावेशी सरकार थी, उसमें अंबेडकर भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपके पुरखे थे वो भी थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बनाई थी, वो भी उस सरकार में थे। क्योंकि एक नई सरकार बन रही थी, नया संविधान बन रहा था, उस हिसाब से था कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो अंबेडकर साहब की कभी अवहेलना नहीं की कांग्रेस ने, या नेहरू ने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, या उनके प्रस्तावों को कभी टीका टिप्पणी नहीं की। और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि मतलब एक तो अज्ञानता आपके पास है और वही आपकी धरोहर बनती जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपनी अज्ञानता को ही आप अपनी धरोहर मान ले रहे हैं और उसके हिसाब से अपना सब कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में कितना बड़ा झूठ बोला, आज तक मणिपुर में शांति नहीं लौट सकी है, हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और कह रहे थे कि वहां के लोग दंडित करेंगे। अरे भाई, दंडित तो आपको कर दिया, आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई मणिपुर में, दोनों सीटें कांग्रेस के लोगों ने जीत ली जी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा को छोड़ दीजिए तो कहीं आपको एक सीट मुनस्सर नहीं हुई। मेघालय आप हारे हैं, मिजोरम आप हारे हैं, सिक्किम में आप हारे हैं, नागालैंड में आप हारे हैं। कहां हैं आप? नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने आपको नकारना शुरू कर दिया है। तो इस मणिपुर में जो हाल है, जी, तो कहने का मतलब यही है राजीव जी कि ये इस तरह से चल नहीं सकता है। विपक्ष इनकी हर बात का जवाब पूरी तरह से देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में, अभी जो मानसून सत्र नहीं है बल्कि वो बजट सत्र होगा जिसमें अंतरिम बजट पेश करेंगे लोग, तो उस समय आएगा तो उसमें और आक्रामक विपक्ष देखने को मिलेगा और ये लगातार कमजोर होते हुए दिखाई देंगे। जी राजीव, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवेंदु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नवेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं और जल्दी से आना चाहता हूं, पहले प्रशांत जी फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप, क्या सचमुच विपक्ष के आगे बैकफुट पर नरेंद्र मोदी इस सत्र में दिखाई दिए? मैं इसका प्रमाण पहले बात तो दे दूं संसद टीवी के एक आंकड़े से। संसद टीवी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी राष्ट्रपति के नाम संदेश, वो धन्यवाद प्रस्ताव भाषण था, और राहुल गांधी का भी था जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और याद कीजिए वो भाषण, बालक क्या जो भी है, तो वो सब कुछ उन्होंने कहा। अब मैं एक आपको 2 फिगर देता हूं संसद टीवी के यूट्यूब चैनल की जी। नरेंद्र मोदी के भाषण को 67,000 लोगों ने देखा, 67,000 लोगों ने नरेंद्र मोदी के उस भाषण को देखा। और राहुल गांधी के भाषण को 6,90,000 लोगों ने देखा। तो ये आंकड़े संसद टीवी के ही यूट्यूब चैनल के हैं, कोई भी अभी जाके देख सकता है। अब देखिए, संसद अब पीएमओ नहीं चलाएगा। अभी तक 10 साल से संसद पीएमओ चला रहा था, और ये ओम बिरला और इसके पहले राज्यसभा में वेंकैया नायडू थे, और अब जगदीप धनखड़, ये पीठासीन अधिकारी पीएमओ के हिसाब से संसद चला रहे थे। और नरेंद्र मोदी संसद में एक
रैली के भाषण की तरह से बात कर रहे थे, एक कैप्टिव ऑडियंस को लेकर। अब माहौल बदल गया है। अब संसद में एक एलओपी भी है और विपक्ष की एक जो है वो आवाज वहां पे है। पीठासीन अधिकारी अभी भी इस बदलाव को शायद नहीं देख पा रहे हैं, और अगर इस बदलाव को नहीं देख पाएंगे तो उनको भविष्य में काफी एम्बैरेसमेंट या लोगों से स्वीकृति नहीं मिलेगी, आलोचना होगी। इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इनके ही चैनल में, संसद टीवी के, मैं टीवी लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, 6,90,000 राहुल गांधी, 67,000 नरेंद्र मोदी। तो अगर आप जनता की आवाज को अवहेलना करेंगे उसकी, तो आप जनता की नजरों में गिरेंगे। इसलिए जो पीठासीन अधिकारी कर रहे हैं वो बीजेपी का ही नुकसान कर रहे हैं। आपने हरियाणा के एक पॉपुलर नेता को, जो कि 2,45,000 वोट से जीत कर आया, दीपेंद्र हुड्डा, उसको कह दिया बैठो, और उस प्रकार कहा बैठो जैसे कि फ्यूडल लैंग्वेज हो, बैठ जाओ, ऐसे बोला। तो ये जो तरीके हैं ये बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जनता भी कहेगी बैठ जाओ। तो संसद का ये जो पूरा सत्र था, वहां से मोदी जी का कद उसी आंकड़े के हिसाब से बाहर निकला जो आंकड़े मैंने बताए हैं, कि इस बार उनका कद छोटा होकर निकला है। राहुल गांधी ने बहुत ही माकूल जवाब, और जिसका बहुत आगे तक जो है वो असर जाएगा भारत की राजनीति में, वो उनका धन्यवाद प्रस्ताव पर जो भाषण था वो उन्होंने दे दिया। तो अब सरकार जो है नंबर गेम के हिसाब से आप सरवाइव जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इकबाल नहीं है। तो अगर पहले सत्र का अगर हिसाब किताब हमसे पूछेंगे दोनों सदनों का, तो दोनों सदनों में सरकार अपने कद में छोटी होकर निकली है, और ब्रांड मोदी काफी आहत होकर वहां से निकला है, जो कि दिखाई भी दे रहा है। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रांड मोदी, क्या ये डिमोलिश हो रहा है? ब्रांड मोदी क्या यहाँ ध्वस्त हो रहा है? नरेंद्र मोदी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या एक विपक्ष की तरफ से एक चेहरा जो काफ़ी मजबूत हो रहा है, पहले मजबूत था, इस बार और मजबूत हो रहा है। 5 बार का सांसद है, एक बार नहीं 5 बार। नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी भाषण देने आते हैं, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष क्यों बिल्कुल उनकी तरफ कहें तो खूंखार चेहरा बनाए हुए देखने लगता है? क्या कारण हो सकता है? सुनील शुक्ला जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप याद कीजिए जिस दिन राहुल गांधी ने भाषण दिया था, आप कह रहे थे बार बार कि आज हम लोग चर्चा न करें, आज राहुल गांधी के भाषण को आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, आप उस दिन कह रहे थे। और अब 2 भाषण आपने सुन लिए राहुल गांधी के भाषण के बाद, नरेंद्र मोदी के भाषण। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए जो राहुल गांधी उठाए थे? क्या नरेंद्र मोदी के भाषण के आगे राहुल गांधी का भाषण दब गया? क्या नरेंद्र मोदी के भाषण के किसी भी पार्ट को, झूठ जैसे शब्द जो असंसदीय है, लोकसभा राज्यसभा यानी संसद में इस शब्द को एक्सपंज किया जाता है, उस शब्द का कई बार नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको एक्सपंज नहीं किया जाता है और राहुल गांधी के पैराग्राफ से पैराग्राफ जो है वो हटा दिए जाते हैं। क्या इन सब के बाद भी राहुल गांधी पर हावी होते हुए दिखाई दिए नरेंद्र मोदी अपने 2 भाषण में? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी के भाषण के दिन मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप राहुल गांधी के भाषण को दिखाइए। आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री के हितैषी हैं तो उनके भाषण को मत दिखाइए। लोग जो सुन चुके हैं उसको बस वहीं तक रहने दीजिए आप। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के भीतर और आज राज्यसभा में भी लोगों को बहुत निराश किया। उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री का भाषण नजर नहीं आया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण था।
भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने संसद में भाषण दिए। लोग मैं भी कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री के जवाब को सुना है लोकसभा में बैठकर। लोग ये सुनना चाहते हैं कि जो चर्चा हुई उस चर्चा को लेकर के सरकार का क्या कहना है, सरकार के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री का क्या कहना है। वहां विपक्ष की आलोचना, अपने विपक्षियों की आलोचना, पूर्ववर्ती सरकारों पे हमला, यह कोई सुनना नहीं चाहता। तो लगातार पिछले 10 साल से लोग सुन रहे हैं, इसका कोई मतलब थोड़े था। अभिभाषण के दौरान जो सवाल उठाता है विपक्ष, उन सभी नेताओं का नाम लेकर के प्रधानमंत्री जवाब देते रहे कि ये जो बात कही गई है, जिस नेता ने कही है, उसके बारे में हमको ये कहना है। यह सवाल नहीं होता कि आप विपक्ष के नेता को टारगेट कीजिए, विपक्ष के नेताओं ने जो कहा है उसके बारे में आप एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास कीजिए। राहुल गांधी के साथ आज विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनके किसी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। अगर मणिपुर के सांसद ने खड़े होकर के मणिपुर के बारे में सरकार से जो सवाल पूछे, देर रात उनका भाषण हुआ था, क्या किसी प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया? राहुल गांधी ने जो सवाल बेरोजगारी को लेकर के उठाया, उसका जवाब दिया। कल्याण बनर्जी ने जो राज्यपाल की भूमिका है राज्य सरकार में, उसका कोई जवाब दिया। महुआ मोइत्रा ने जो सदन के भीतर उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ था, जो सवाल पैदा किए गए थे, उसका कोई जवाब दिया। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जो उन्होंने आरोप लगाया, उसका कोई जवाब दिया। और क्या अगर आप इन चीजों का जवाब नहीं देते हैं तो आप बैकफुट पर नहीं होंगे तो कहां होंगे? इसका जवाब, गोया कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वे एक राजनीतिक भाषण की तरह से कि विपक्ष के नेता ने हिंदुओं को गाली दिया या उनकी आलोचना की, उनको हिंसक कहा, जो नहीं कहा, और वही तत्काल उसका प्रतिवाद कर दिया। जब ये बात कही गई प्रधानमंत्री की ओर से, तुरंत विपक्षी नेता ने इसका प्रतिवाद कर दिया। तो आप एक जो बात कहना चाहते हैं, सवाल, अच्छा आपकी बात चलेगी कैसे? आप कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत को कांग्रेस ने उनकी बड़ी अवहेलना की। बाबू जगजीवन राम जी को उनका जो देय था वो नहीं मिला। भाई, बाबू जगजीवन राम एक नेता कांग्रेस के थे और एक प्रतिष्ठित नेता थे। उस कद काठी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में किसी भी दलित नेता को इस ऊंचाई तक ले गई है जो जगजीवन राम जी का कांग्रेस में था? क्या ये तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ अपने इतिहास में किसी भी दलित नेता को मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपा? ये तो सबके सामने सच्चाई है। जब भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, किसी दलित नेता का नाम तक आगे नहीं किया। बंगारू लक्ष्मण जी को छोड़ दिया जाए तो किसी दलित नेता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया। ये तो देश की जनता की जानकारी में है। तो आपका यह नैरेटिव कैसे चल सकता है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर और जगजीवन राम के साथ उनकी अवहेलना की और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया? आपने तो किसी नेता को स्थापित नहीं होने दिया। आप अपनी बात कीजिए कि हमने दलितों को कितना आगे बढ़ाया, हम दलित नेतृत्व को कितना प्रश्रय दे रहे हैं, हम दलित आवाम जिसके अंदर आरक्षण को लेकर के तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो गई हैं, उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने यूनिलैटरल एंट्री की, उस एंट्री में हमने दलितों को कितना प्रोत्साहन दिया, कितना स्थान दिया? आप तो उसकी बात नहीं करते हैं। तो क्या आप अतीत के पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करके अपनी विफलताओं को आप छिपा लेंगे, अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल लेंगे? ये संभव है? आप कहते हैं कि 99 नंबर पाने वाला विद्यार्थी वो बता रहा है कि हमने बहुत अंक प्राप्त कर लिए। तो वह 99 अंक पाने वाला विद्यार्थी वह है जिसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, उत्तर पुस्तिका नहीं है, बैठ करके इम्तिहान देने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, परीक्षा को नियमित करने वाले जितने परीक्षक हैं उसको घेरे खड़े हैं, उसके बाद उसे 99 नंबर पाए। और दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को उत्तीर्ण बता रहा है वो अभी उत्तीर्ण नहीं है। 543 में उत्तीर्ण होने का अंक 272 है, और वह परीक्षार्थी है जिसके लिए प्रश्न पत्र आउट है, जिसके लिए परीक्षा को नियंत्रित करने वाली जितनी संस्थाएं हैं उसके पक्ष में खड़ी हैं।
उसको कॉपी किताब दे दी गई है कि ये देख करके उत्तर पुस्तिका में लिख डालो। वो अभी प्राप्तांक नहीं प्राप्त कर पाता जो यह दावा कर रहा था कि वह डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करेगा और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा। विफल कौन है? सबके सामने तक तो कौन बात आपकी बात में, वो तो जिस परीक्षार्थी को 99 अंक मिले हैं उसने कभी दावा नहीं किया कि मुझको डिस्टिंक्शन मिलेंगे। उसने कहा कि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम विपक्ष के साथ। और यह परीक्षार्थी जो अपने आप को उत्तीर्ण बता रहा है वह पड़ोसी की भी उत्तर पुस्तिका को अपने साथ जोड़ने के लिए कर रहा है कि उनका भी नंबर हमारे साथ जोड़ा जाए। 99 वाला तो नहीं कर रहा है, 99 वाला कर रहा है कि सब लोग अपने अंक प्राप्त किए हैं और वो उनकी उपलब्धि है। आपका कोई भी नैरेटिव कैसे चल सकता है? कैसे लोगों को बात समझ में आ जाएगी? और आपको तो बाकायदे लोगों ने खारिज किया है। आप 303 से 240 आ गए, वह 51 से 99 गया। उपलब्धि किसकी है? 99 वाले की उपलब्धि है। उसको अपने राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का मौका नहीं है। वो कहते उसके पास पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। जितने अवरोध पैदा किए जा सकते हैं सब अवरोध पैदा किया गया। और आप उसके बारे में आप कहेंगे कि साहब जनता का चुनाव प्रतिनिधि हुई है, इस तरह की टिप्पणियों से आप हासिल क्या कर लेंगे? मुझे तो यह लगता है कि अभी भी बीजेपी केवल और केवल अपने समर्थकों को संबोधित कर रही है। जो जनाधार उससे खिसक रहा है उसको अभी भी समेटने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लग रहा है कि इस तरह के प्रहार करके वह खोए हुए जन समर्थन को वापस लगे। कभी नहीं होता। नकारात्मकता कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती, कभी नहीं दी है। बिल्कुल। अगर सरकार अपने सकारात्मक पक्षों को रखे तो हो सकता है कि लोग जो उनसे अभी हट रहे हैं या हट गए 2024 के चुनाव में, लौट करके फिर उनके पास चले आए, जिन्होंने 2014 या 2019 में उनको सत्ता सौंपी थी। आप इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे करके लोगों के बीच अपनी जगह बना सकते हैं? विपक्ष के नेता का मतलब हम लोगों ने यही सुना है कि विपक्ष का नेता अगर खड़ा हो गया तो सदन के नेता को बैठना पड़ेगा, किसी भी नेता को बैठना पड़ेगा। यही परंपरा हम लोगों ने देखी है। किसी विपक्ष के नेता को आज तक हम लोग नहीं देखा। एक माना जाता है कि अगर सभापति या स्पीकर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया तो सबको बैठना है, और दूसरी परंपरा हम लोगों ने देखी है विपक्ष का नेता अगर खड़ा हो गया तब भी सबको बैठना है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और आप किसी परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं है, और दुहाई भी आप देंगे कि लोकतंत्र के माने आपातकाल के विरोध की लिगेसी आप ही के पास जाएगी। आप उसकी तारीफ कर रहे थे, वो लिखिए एक से अखिलेश यादव मधु दंडवते व धुलिया के पास नहीं जाएगी, कम्युनिस्टों के पास नहीं जाएगी, डी राजा के पास नहीं जाएगी, सीताराम येचुरी के पास नहीं जाएगी। वो भी लिगेसी आप ही लेना चाहते हैं और इस देश की जनता आपको सौंप देगी। कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं? आपके पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ भी नहीं, और जब आपके पास खुद कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप सामने वाले की आलोचना करते हैं, और वह भी ऐसी अतार्किक आलोचना जो स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में जब आपके पास तथ्य नहीं है तो आप बैकफुट पर रहेंगे, उस पिच पे खड़े होंगे। अगर आपको को डॉलर की गेंद झेलने की हिम्मत नहीं है तो दाएं बाएं किनारे करके अपने विकेट बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कब तक? विपक्ष के पास जो संख्या, जो संख्या का मतलब जो जन समर्थन है, राहुल गांधी या कल्याण बनर्जी या मोहम्मद मित्रा जो आज बोल रहे हैं, वह उनके पास जन समर्थन का ताकत है। जनता ने उनको ये ताकत दी है, उनकी संख्या बढ़ी, और सरकार इस तरह मनमाने तरीके से नहीं काम कर सकती, और करेगी उतना ही एक्सपोज होगी। और बिल्कुल मैं कल्याण बनर्जी की बात आपसे करना चाहता हूं। बहुत सही बात उन्होंने कही कि यह बैसाखी पर चलने वाली सरकार 3 राज्यों के चुनाव के बाद गिर जाएगी। और हर नेता ने एक सबसे अच्छी संत का जो बात जिस समझ मैंने जो बात आई वह है कि एक विपक्ष की एकता सबके सामने परिलक्षित हुई, मजबूती के साथ विपक्ष ने अपने आप को रखा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि इंडिया दल समूह, राहुल गांधी ने कहा इंडिया दल समूह, हम गुजरात में हराएंगे, इंडिया गठबंधन आपको हराएगा। और हर नेता ने अपने आप को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ करके रखा। यह एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के साथ। और यह जो एकता है वह सरकार को फ्रंट फुट पर आने ही नहीं देगी, क्योंकि सरकार के पास अपने लिए कहने का कोई भी तथ्य उनके सामने नहीं है। जी।
और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आए इस पूरे संसद सत्र में, स्पेशल सेशन, और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही हुई, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही 24 तारीख से और राज्यसभा की 27 तारीख से दोनों सदनों में आपने देखा पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, लेकिन उससे पहले लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ और स्पीकर के लिए भी गहमा गहमी का आलम था। लेकिन इसके बाद क्या डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है और इन सब पे आगे हम चर्चा करेंगे। जयशंकर जी लगातार जब भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और पिछले कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का जिक्र जरूर करते आए हैं और शायद ये डिमांड अभी भी और सबकी होनी चाहिए कि डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। आना चाहता हूं नवेंदु जी आपके पास। नवेंदु जी, इस पूरे, चूंकि एक सेशन खत्म हो गया है, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए और साथ साथ ये जरूर समझना चाहिए कि क्या ये कार्यकाल नरेंद्र मोदी का वो कार्यकाल है जो 2019 से 2024 वाला था या 2014 से 2019 वाला था, ये कार्यकाल कुछ और है। और इसमें फेल में मैं फर्स्ट हूं क्योंकि मुझे 240 नंबर है, जो अभी कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, 272 पास के लिए चाहिए, लेकिन मैं फर्स्ट इसलिए हूं क्योंकि मुझे 240 आए हैं और दूसरे वाले को 99 आए हैं, इसलिए वो फेल है। ये कह के आप किसको गुमराह कर रहे हैं? सवाल तो उठता है ना नवेंदु जी। और उसके बाद आप अपनी जितनी भी बातें कह रहे हैं, रख रहे हैं, क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख है? और अगर ये देश की जनता मूर्ख होती तो आप जैसे कहते थे 370 पार या 400 पार, उतने अंक आपके आ जाते, उतने नहीं आए। इसका मतलब देश की जनता मूर्ख नहीं है और ये बात शायद नरेंद्र मोदी जी को भी समझ में आ रही होगी। नवेंदु जी। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा और मुझे ये लग रहा है कि इस कार्यकाल को कैसे देखा जाए तो मेरे यहाँ एक वो कहावत है, देशज कहावत है कि जो आकी बाकी है वो भी पूरा कराकर निकलेंगे यहाँ से। तो ये एक कहा जाता है, यानी कि जो कुछ बचा हुआ है ना, जो 14 में जिस तरीके से शिखर चढ़े थे नरेंद्र मोदी और 19 में फिर और परवान चढ़े, तो अब आज ये 24 का कार्यकाल उनका यही बताता है, अभी तक की पूरी गतिविधियां, उनके व्यवहार, उनके तौर तरीके, वो सब देखकर यही बताता है कि ये कार्यकाल उनके फजीता का कार्यकाल होगा, फजीहत का कार्यकाल होगा और 2024 का कार्यकाल ही इसी सदन में उनको बुरी तरह और पूरी तरह एक्सपोज करेगा। नरेंद्र मोदी एज ए पीएम उसी दिशा में जा रहे हैं और वो शायद ये चाह रहे हैं कि जनता ने जिस जनादेश को 2024 में दिया और उसमें साफ तौर पर ये बात है कि जनता ने उन्हें अपनी नजर से उतारा, अब वो चाह रहे हैं कि पूरा के पूरा वो अपनी नजर से उतार दे। मेरा तो ये कहना है और इस तरीके से वो लगातार अपने भी बिल्कुल ऊर्ध्व गति की तरफ, ऊर्ध्व दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, इस अहम में, इस वहम में कि वे 2014 के प्रधानमंत्री हैं, वे 2019 के प्रधानमंत्री हैं। फैक्चुअल ये बड़ा ब्लंडर है, ये बिल्कुल ये गलत है, कहीं से भी सही नहीं है कि वो फैक्चुअली वो 2014 या 19 के प्रधानमंत्री हैं। तो जब फैक्ट्स को, सत्य को नहीं मानिएगा आप, तो फिर आप असत्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो असत्य के अंधेरे में खो जाना, मुझे लग रहा है कि 2024 उस नियति तक कहीं प्रधानमंत्री को नहीं पहुंचा दे और वो ज्यादा दूर भी नहीं है। वो मुझे लग रहा है कि जो विधानसभा के 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर समेत, तो उसके बाद से जो है ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और वह विधानसभा चुनाव ही वह मोहर लगा देगा पक्के तौर पर, ऐसा जनमानस को देखकर समझ में आ रहा है। और जो सोशल मीडिया का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया प्रशांत जी ने, तो वो भी साफ तौर पर बता रहा है कि ट्रेंड पब्लिक का वो कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो इसको क्या नहीं समझ पा रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या इसको नहीं समझ पा रही है बीजेपी? मेरा मानना है कि ऐसा भी नहीं है, बीजेपी भी समझ रही है, नरेंद्र मोदी तो बखूबी समझ रहे हैं और उनका जो वो पूरा एक गिरोह कैबिनेट है, वो गिरोह कैबिनेट पूरी तरीके से वो तो सबसे ज्यादा समझ रहा है। लेकिन मुश्किल क्या है नरेंद्र मोदी में, इतनी सारी व्याख्या हम आप सब लोग करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ही अगर सही में नरेंद्र मोदी होते, वो लोकतंत्र के नेता होते, लोकतंत्र के गर्भ से पैदा हुए होते, वो संविधान के तौर तरीकों, तमीज और उसकी मर्यादाओं के तहत अगर कोई राजनीति में खड़े हुए होते, तो हम मान लेते कि साहब उनसे मिस्टेक हो रहा है।
लेकिन नरेंद्र मोदी वही है जिनको, और नरेंद्र मोदी की पार्टी भी वही है जिसके बारे में आज खड़गे जो है राज्यसभा में बताना चाह रहे थे और धनखड़ जी ने उनको बोलने नहीं दिया और अंत में वॉकआउट करके निकल गए। तो ये लोग हैं कि ये इसी माटी पानी के बने हुए हैं, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये अंदर से तानाशाह हैं, तभी तो इस तरह के नारे भी ये गढ़ लेते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। ये बताइए आप कि लोकतंत्र में क्या ऐसा कोई नेता होता है जो सब पर भारी पड़े? नेहरू नहीं सब पर भारी पड़े, उनको सामने से भी ललकारने के लिए लोहिया खड़े थे सदन में। तो इंदिरा गांधी भी नहीं भारी पड़ी, जब वो भारी पड़ना चाह रही थी तो उनको भी जनता ने बताया कि आप भारी नहीं है। जेपी ने तब चंडीगढ़ जेल से, जब जेल में बंद थे जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था इंदिरा गांधी को। वो पत्र आज नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सटीक है। उन्होंने लिखा था कि आप ही देश नहीं है और अपने को देश समझने का भूल मत कीजिए। देश आप नहीं, इस देश की महान जनता देश है। तो ये जो बात है, तो ये मोदी उस फलसफे को मानते ही नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। वो अपने को देश समझ रहे हैं, वो 240 पर आ जाने के बावजूद भी समझ रहे हैं कि हम 303 पर हैं। तो इसका क्या कीजिएगा? इसका तो कोई इलाज है नहीं। ये लुकमान वैद जो शख्स सुबह का इलाज भी नहीं कर सकते हैं कहा जाता है, तो उस तरीके से इनके जो मानसिक बुनावट है उसका इलाज तो आरएसएस ही शायद कर पाए। और आरएसएस भी जिस तरीके से दोधारी तलवार चला रही है तो उसका भी खेल बड़ा निराला है। तो इसलिए आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं, ये पूरे एक लेपन में लपेटे हुए लोग हैं। तो इसलिए ये वही करेंगे, ये अपने को विपक्ष को नहीं मानेंगे। ये मर्यादा, गरिमा वगैरह वगैरह, ये तमाम जो तकनीकी शब्दावली है संसदीय नियमावली के, ये दरअसल चाह रहे हैं कि उस नियमावली में लपेट के या घेर के जो है विपक्ष की आवाज को दबा दी जाए। लेकिन राजीव जी, ये तमाम नियमावली बनी ही क्यों? बनी तो इसीलिए ना कि जनता के सवाल आ सके, तरीके से आ सके, तौर तरीके से आए, और उसको जब तौर तरीके से आए तो उस पर बजाते जो है उसका नोटिस ले सदन के नेता, सरकार। लेकिन नियमावली इसलिए नहीं बनी कि आप उसका हवाला देकर खुद जो है एक तरह से कहें कि लोहिया के शब्दों में कि आवारगी करे संसद और विपक्ष को नसीहत दे कि साहब आपने तो ये तकनीकी तौर पर ये मर्यादा तोड़ी, ये गरिमा तोड़ी। तो ये पूरे तौर पर आप समझ लें कि व्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था देने के नाम पर दोनों सदनों में जो मैं देख पा रहा हूं, सब लोग वो देश देख रहा है कि ओम बिरला ही नहीं, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ महोदय, लेकिन वो सभापति के पद से वो संभाल रहे हैं, सदन को संचालित कर रहे हैं। ओम बिरला से कहीं कम निरंकुश उनके संचालन की शैली नहीं है। और ये बात जो है, मुझे तो ये लगता है कि खड़गे जी हैं, जो भी हैं, आज जो कुछ भी गुजरा हुआ सदन में वहां राज्यसभा में बहुत हरबुल था, भयानक था। इसलिए कि, और मैं देख रहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी, उनका एक मैं सुन रहा था भाषण, और देखिए वो एक शेर पढ़ना चाहते थे, अंत में उस शेर को भी पढ़ने नहीं दिया जगदीप धनखड़ ने। वो कितने मिनट जाता उसमें? 20 सेकंड जाता है, 25 सेकंड जाता है। और एक बात जो मैं और देख रहा हूं कि सरकार और सदन अध्यक्ष, दोनों सदनों के जो हैं, उनके बीच एक आंखों के जो इशारे चल रहे हैं ना, और वो आंखों के इशारे में जिस तरीके से इस लोकतंत्र को तबाह करने की एक जो पूरी एक खेला जो खेला जा रहा है, आप गौर करें, जब भी आगे भी अब सदन शुरू होगा तो देख सकते हैं, तो उसमें इशारे होते हैं और वो इशारा करते हैं और वो ऐसे ऐसे करते हैं, आंख मारते हैं। जगदीप धनखड़ भी, ओम बिरला भी बड़े तरीके से एक बार पलक झुकाते हैं तो कैमरा ऑफ हो जाता है। तो ये स्थितियां जो इन लोगों ने बना के रखी है, क्या देश की जनता नहीं देख रही है? बिल्कुल देख रही है। और ये बड़े दुख की बात है कि इस सरकार और उसके मुखिया ने वो अपने को तय कर लिया है कि वो अपनी भूमिका से उतर नहीं सकते हैं। मोदी के सबसे बड़े दुश्मन तो मोदी के वश में भी नहीं है कुछ, मेरा अपना मानना है। मोदी अपने ही दुश्मन है।
वो अपने ही उन्होंने खुद को स्थापित किया, खुद का को खत्म भी करेंगे। तो इसलिए उनसे हम लोग कोई अपेक्षा न करें, इस सत्ता पक्ष से और नरेंद्र मोदी से। अपेक्षा विपक्ष से ही करना होगा कि उसकी लड़ाई जो है वो जो लड़ रही है वो लड़े, और साथ ही साथ इस बात को आम जनता देख रही है, इसलिए वो दबाव जो एक होता है जन दबाव, वो सड़क से भी बने। इसलिए कि जिन सवालों को नहीं सुना, विपक्ष के सवालों को इस सरकार ने, चाहे वो नीट के सवाल हो, चाहे मणिपुर के सवाल हो, चाहे जितने इश्यूज हैं महंगाई के और बेरोजगारी के, उन सारे सवालों को लेकर के जो राहुल गांधी शुरू में जैसे जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां सुनता नहीं है, संसद सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है, वहां बोलने नहीं दिया जाता है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसलिए हम सीधे जनता के बीच निकल गए हैं, जनता से बात करेंगे, संवाद करेंगे। तो जनता के पास ही निकलना पड़ेगा। तो संसद की लड़ाई को सड़क पर ले आना होगा, और शायद सड़क से संसद तक की ये जो लड़ाई होगी, यही वो इलाज होगी जो इलाज सड़क पर कौन है? जनता है। जनता ने आज इस जनादेश में अपने को दिखाया भी, तो सड़क ही इलाज करेगी। और संसद और सड़क की लड़ाई ये बिल्कुल वैधानिक और लोकतंत्र में संसदीय लड़ाई मानी जाती है, इसमें कहीं से गैर संसदीय नहीं है। लोहिया का एक कोट फिर मैं कोट कर देना चाह रहा हूं कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद की आवारा होने की पूरी गुंजाइश होती है। तो सड़कें ही संसद को भी जुबान देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी से अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा विपक्ष से है कि अपनी बात जिस तरीके से वो कर रहा है मजबूती से, उस मजबूती पर बनी रहे, और बल्कि जिस तरह का व्यापकता के साथ वो सारे विपक्ष, जिस तरह से एक यूनाइटेड विपक्ष दिख रहा है, आप देखें उसके उलट जो है एनडीए में वो गोलबंदी नहीं है जी वो गोलबंदी नहीं है जी। तो इसलिए यही बात है कि विपक्ष को ही अपनी लड़ाई में धार देनी होगी जी रविंदु जी। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आज पहली बार, ये शायद अब राहुल गांधी को आपकी ये बात सुननी चाहिए और तमाम उन लोगों को सुननी चाहिए कि आखिर ये कैमरा कैसे ऑफ होता है। आपने आज बता दिया कि कैमरा ऑफ कैसे होता है, आंख थोड़ा नीचे किए कैमरा ऑफ, ये इन्वेंशन कैसे आपने कर लिया, ये समझना होगा आपसे। हालांकि अभी समय कम है, इसलिए आपसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं कहूंगा कि बताइए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात नवेंदु जी आपने बताई है। चलिए अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। बाकी तो चीज़ें, बाकी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इतना गंभीर मसला, गंभीर बातें होती हैं, गंभीर चर्चा होती है, और देश की सियासत के साथ साथ हमारे आपके सबके भविष्य की बात है। देखिए कैसे भविष्य की बात कैसे दिखाई देती है। नीट का एग्जाम, 24 लाख छात्र जो हैं वो सड़क पे आ गए रातों रात, पेपर लीक, और सुनील शुक्ला जी उस पेपर लीक का जिक्र कर रहे थे। जब 240 वाला छात्र जो है वो पेपर लीक के बाद भी पास नहीं होता है, सुनील शुक्ला जी बता रहे थे पेपर लीक के बाद भी वो पास नहीं होता है, 240 पे अटक जाता है। और एक पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, 99 पे अटक जाता है। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, उसके पास ना लिखने के लिए कुछ है, वो मेहनत कर रहा है, उसके पास वो पूरे संसाधन काट दिए गए हैं। टीचर्स जो है वो उससे भी वो मदद नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी वो 99 ले आता है। पिछली बार 51 लाया था, वो 99 लाता है। लेकिन ये जो पेपर लीक के बाद भी सब कुछ है, उसके बाद सारे संसाधन है, मर्सिडीज में बैठ के जाता है एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो पास नहीं होता है, 272 नहीं ला पाता है। तो ये फर्क है इस देश में, इस फर्क को समझिए। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात अभी आपने समझ लिया होगा कि वो कैसे ऑफ होता है कैमरा। चलिए अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आना चाहता हूं आपके पास, आपसे जरा समझूं, क्या यहां से आपको दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भी यहां पर जो आज बातें कह रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि खुली छूट दे रखी है। आज तो ईडी सीबीआई यानी जांच एजेंसियों की बात कर रहे थे, कल किसी और को खुली छूट की बात कहेंगे। वो सतर्क तो रहना होगा इस देश की जनता को खासकर। निश्चित तौर पे राजीव जी, जनता को सतर्क रहना होगा, और ये बात उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथे से लगाया था कि देश को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। मैंने जैसे पहले भी कहा है राजीव जी कि संविधान के ऊपर खतरा तब तक है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटें कम हो गई हैं या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, उसके बावजूद संविधान को खतरा जो है वो ख़त्म नहीं होता है।
जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक इस संविधान को खतरा है। तो देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में रहने ही ना दे कि वो सरकार में कभी आ पाए। तो अब ये देश की जनता को तय करना है राजीव जी। हालांकि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें क्या होता है ये देखना होगा। अभी भी अगर ईमानदारी से बात की जाए तो 240 भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं है। ये खुद नरेंद्र मोदी जी भी जानते होंगे, दिल पे हाथ रख करके रात को सोचते होंगे कि ये 240 सीटें दिखाई पड़ रही हैं वो कितनी असली हैं और कितनी नकली हैं, ये वो जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बातें की हैं राजीव जी, वो वास्तव में देश को काफ़ी चौंकाने वाली हैं, सतर्क करने वाली हैं। और उनका जो है एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने बाकायदा खुला चैलेंज दे दिया है कि वो ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। और विपक्ष की बात पे उन्होंने एक तरीके से मोहर लगाई है। विपक्ष लगातार कहता रहा कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल जो है अपने विरोधियों के लिए करते हैं। लेकिन सवाल उठे राजीव जी, कल्याण बनर्जी ने जैसे लोकसभा में कहा था कि भाई जो आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, फिर जब अजीत पवार और चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया तो उस पर आसंदी की तरफ से टोका गया। उनका ठीक है साहब, इनका नाम नहीं लेते तो टीडीपी और एनसीपी कह देते हैं अब तो चलेगा। ये कहा उन्होंने फिर कि टीडीपी और एनसीपी कह देते हैं तो अब तो चलेगा। तो इस पर खामोशी छा गई थी आसंदी की तरफ से। तो ये सवाल तो उठते रहेंगे और उठ रहे हैं कि आप किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी है राजीव जी। भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के ऊपर है। नीट का जो मसला है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में चर्चा से भाग खड़े हुए, राहुल गांधी की इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि मिलकर के इस पर बातचीत कर ली जाए। तो उस पर बातचीत क्यों नहीं? चूंकि हजारों करोड़ों का घोटाला नीट के मामले में हुआ है तो उसके बाद चर्चा नहीं होने पाए तो नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी ने एजेंसियों को खुली छूट दी हुई है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करें तो फिर नीट के मामले में ये एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? इन्होंने काम क्यों नहीं किया? क्यों भ्रष्टाचार हो गया? ये जो पुल गिर रहे हैं लगातार राजीव जी, ये नरेंद्र मोदी का ड्रोन जो जाकर के सब जगह देख लेता है कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, उस ड्रोन ने वहाँ क्यों नहीं जाकर के देखा ये पुल जो गिर रहे हैं लगातार, या एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं तो वहाँ जाकर के क्यों नहीं देखा? अब खबर ये आ रही है कि 25 और एयरपोर्ट तैयार हो गए हैं जो अडानी को बेचे जाएंगे। तो देश बेचने का पुनीत कर्तव्य नरेंद्र मोदी करते रहेंगे और विपक्ष को एजेंसियों के जरिए वो डराने का काम भी करते रहेंगे। ये राजीव जी एक तरीके से स्पष्ट हो गया है। अब लेकिन विपक्ष उन एजेंसियों से डरने वाला नहीं है, ये भी तय हो गया है राजीव जी। चूंकि विपक्ष समझ गया है कि आपके पास क्या हथियार है और आप किससे करना चाहते हैं। सवाल इस देश के संविधान की रक्षा का है, आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का है और उसके लिए विपक्ष जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। सदन के अंदर बहुत मजबूत है। सदन के अंदर नरेंद्र मोदी की अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी आकर के वहाँ विपक्ष का सामना करें। या तो ओम बिरला साहब जो है विपक्ष को बिल्कुल मौका ही ना, मतलब धनखड़ साहब जो है विपक्ष को बिल्कुल मौका ही ना दें, एलओपी को बोलने ही ना दें, पूरा सदन विपक्ष से वॉकआउट कर जाए, नरेंद्र मोदी तब बोल सकते हैं। या लोकसभा में ऐसे बोल सकते हैं कि कानों पे जो है वो अपना लगा लें ईयरफोन और उसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार नारे लगाता है कि मणिपुर पे न्याय दो, मणिपुर पे न्याय दो, नीट को न्याय दो और न्याय की मांग होती है। तो नरेंद्र मोदी समझ गए। तो आगे आने वाले दिनों में राजीव जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र जो हैं वो छोटे होंगे, कम होंगे। जितनी मजबूरी होगी 6 महीने की बाध्यता है उसके बीच बुलाने की वो बुलाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी की पहले भी लोकसभा में या मतलब सदन में कोई आस्था नहीं थी, आज भी वो आस्था नहीं है, ये अच्छे तरीके से साफ हो गया है। नरेंद्र मोदी सदन में तभी पहुंचे जब उनको जवाब देना था तो पहुंचे जाकर के। और फिर जैसा कि हमने दिन में भी बताया था कि जो राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कल रात में ट्वीट किया कि जब मनोज तिवारी बोल रहे थे उसके बाद नंबर राजीव राय का था, समाजवादी पार्टी के 25 मिनट का समय था और उनको मौका ना देकर के तुरंत नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए खड़ा कर दिया गया। तो विपक्ष के 25 मिनट खा लिए गए। तो उन्होंने ओम बिरला से सवाल किया है तो ओम बिरला साहब को उस पर जवाब देने। कुल मिलाकर राजीव जी ये समझ में आ गया है कि जिस तरीके से दोनों सदनों के सभापति जो है वो सदन को संचालित कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वयंसेवकों की तरीके से संचालित कर रहे हैं। विपक्ष मजबूत है ये भी समझ में आ गया है। तो अब देखना ये कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से टकराव और बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो बातें, एक तो मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वॉल्यूम थोड़ा ठीक रखिए। आवाज़, कई लोग शिकायत करते हैं कि आवाज़, मेरी आवाज़ कम रहती है या किसी और पैनलिस्ट की। दूसरी, आप तमाम साथियों से एक गुजारिश ज़रूर है कि भले वहाँ यानी सदन के अंदर असंसदीय शब्दों को ना एक्सपंज किया जाता हो, लेकिन यहाँ अगर कमेंट बॉक्स में आप असंसदीय असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसे एक्सपंज कर दूंगा। एक्सपंज मतलब आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो ये आपके लिए जो साथी कमेंट लिखते हैं उनके लिए है ये कि यहाँ ये अधिकार है कि आपके असभ्य भाषा का
को हम ब्लॉक करें और ऐसी भाषा लिखने वालों को हम यहाँ अपने चैनल से हाइड कर दें, ताकि आप दोबारा इस पर लिख ही ना पाए, कमेंट ना लिख पाएँ। आप देख जरूर पाएंगे लेकिन कमेंट नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसा ना हो इसकी गुंजाइश बनाए रखिए आप। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और जल्दी आते हैं। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, सदन की कार्यवाही खत्म हो गई है, अब फिर से बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन वहां पर और बहुत शोरगुल और मजबूत विपक्ष। हंगामा वर्ड मैं यूज करना नहीं चाहता हूं, हंगामा है भी नहीं, और विपक्ष जब अपनी बात रखता है तो उसको हंगामा शब्द उसका दे दिया जाता है, ये सही नहीं है। मीडिया वालों को भी इससे बचना चाहिए। लेकिन एक मजबूत विपक्ष है और इस विपक्ष के आगे और अभी सदन से बाहर जो सड़क की बात कर रहे थे नवेंदु जी, सड़क पे क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? सुनने में आ रहा है अभी तो 29 तारीख को मीटिंग हुई यहां नीतीश कुमार की, अपनी कार्यकारिणी की, अब आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, और अगर कुछ नहीं मिला, ये दोनों झुंझुना झुलाते हुए चले गए वापस, तो फिर क्या होगा? एक खबर उधर झारखंड से भी है कि चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और फिर से अब हेमंत सोरेन उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बहुत शानदार ढंग से चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में राज्य का और मुख्यमंत्री का काम उन्होंने संभाला है। तो वो एक खबर वहां से है और एक खबर आप लगातार उत्तर प्रदेश के हाथरस से आप तक पहुंची रही है, तो उस पर क्या ही कहें। और उसको लेकर बहुत सारी बातें, प्रधानमंत्री जो 2 घंटा भाषण दिए, कम से कम उसमें 15 मिनट उस पर कह सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। चलिए खैर, शकील अख्तर जी, सड़क। तो ये जो आपने एक बताया कि अगला सेशन जो है वो करीब 2 हफ्ते बाद होगा, बजट सेशन, तो इसमें एक बात और बता दें, अभी जयशंकर ने कहा था कि अंतरिम बजट इसमें पेश होगा, तो अंतरिम बजट नहीं होगा। अंतरिम बजट चुनाव से पहले हो चुका है, ये पूर्ण बजट होगा, पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो 22 या 23 तारीख इसके लिए बताई जा रही है, उससे शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी उससे पहले आपने एक बात और कही कि असंसदीय शब्द और आप एक्सपंज कर देंगे। आप कर सकते हैं, राज्यसभा ने भी आज कर दी है, लेकिन वो शब्द एक्सपंज अभी तक नहीं हुए। अभी जब हम चले थे संसद से, राज्यसभा से, तो पूछते हुए चले थे कि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था बाल बुद्धि और झूठ शब्द, क्या वो यथावत है जी? तो हमें बहुत हंस के बताया गया कि वो तो यथावत हैं भी और रहेंगे भी, और बोले ही इसीलिए गए थे। तो कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में झूठ शब्द का इस्तेमाल कई बार किया, और आज सुबह ऐसा होता है कि राज्यसभा से एक नोटिस आता है कि राज्यसभा से उड़ीसा की एक सांसद हैं, उन्होंने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया था। हमने वो डाला भी है, शायद आपके पास हो तो आप दिखा भी सकते हैं। कई पेजेस थे, उसमें से एक ही पेज हमने डाला, उस एक ही पेज में 8-10 बार झूठ शब्द था, तो उसको एक्सपंज किया गया। उड़ीसा की सांसद है बीजू पटनायक की, तो राज्यसभा ने झूठ शब्द को उड़ीसा की सांसद के एक्सपंज कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री के जो शब्द थे वो लोकसभा की कार्रवाई में यथावत है, और वो एक्सपंज शायद होंगे भी नहीं। अगर कोई भारी दबाव आ जाए, कोई अपने आप ही उनमें इस बात का कोई विचार आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जो अभी हम मालूम करके आ रहे हैं तो वो वहां से एक्सपंज करने का उनका कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात यह कि ये जो सत्र है तो अभी खत्म हुआ, कल लोकसभा हुआ था, आज राज्यसभा हुआ। कल लोकसभा भी हुआ तो प्रधानमंत्री के भाषण के तत्काल बाद हुआ, साई एंड डाई, और आज राज्यसभा भी खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री के भाषण के तत्काल बाद हुआ, साई एंड डाई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। तो हम लोग सब पत्रकार लोग जो भी होते हैं, वो जब प्रेस गैलरी से बाहर निकलते हैं उसके बाद में, और खासतौर से जब प्रधानमंत्री का भाषण होता है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बोला, क्या हुआ। सुनते तो वो भी टीवी पे हैं, मगर वो पत्रकारों से जानना चाहते हैं कि आपने उसको किस तरह समझा, क्या खास बात है। तो हम बड़े इंटरेस्ट से उसको देखते हैं, आजकल देखने लगे हैं कि हमारे जो साथी हैं वो क्या बताते हैं। उनको बहुत सारे लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं। तो कल भी लोकसभा से निकलने के बाद, आज भी राज्यसभा से निकलने के बाद,
जो पत्रकारों ने जवाब दिया और पूछने वालों में जब लोकसभा से निकले थे तो राज्यसभा के सांसद भी थे, राज्यसभा से निकले तो लोकसभा के सांसद भी थे, सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कोई नई बात नहीं, वही बोला जो पिछले 50 साल से बोल रहे थे। ये वो लोग बोल रहे हैं जो अपने अखबारों में या टीवी में जाके मोदी जी के फेवर में लिखेंगे और बोलेंगे, उनकी मजबूरियां हैं अपनी, लेकिन अंदर से उनके वही बात निकली जो सच थी, और ये बहुत बड़ी बात है। उनमें से कोई भी ये नहीं बता पाया, न उससे बताने की कोशिश करी, था भी नहीं कि कुछ नया बोले। और लोग उत्सुकतावश पूछते हैं ये सवाल कि नया क्या बोला, इसका क्या मतलब है, तो बड़ी लापरवाही के अंदाज से अरे यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोला, वही पुरानी बातें जो हमेशा करते रहते थे, कुछ नया नहीं दिया। तो ये जो है किसी प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहाने जब भी बोलते हैं पूरे देश को संबोधित करते हैं, देश को एक संदेश देते हैं, देश को एक दिशा देते हैं, जागरूकता प्रदान करते हैं, देश के मानस को आगे बढ़ाते हैं, चेतना को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा है, चेतना को नीचे ले जाया जा रहा है। इस सत्र में और दो बातें खास हुई, वो भी हम बता दें आपको, जिसके बारे में आज बहुत चर्चा थी आज, क्योंकि दोनों सदन खत्म हो गए हैं और अगले सत्र की बात शुरू हो गई। एक, इस सत्र का उपयोग जो पुरानी संसद थी उसके सामने लगी प्रतिमाओं को हटाने के लिए किया गया, यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय था। गांधी जी की प्रतिमा बिल्कुल ठीक सामने थी, 1993 में 1993 में उसको स्थापित किया गया था वहां, और उससे पहले अंबेडकर की प्रतिमा और बहुत पहले स्थापित की गई थी। वो भी हमने लिखा है ट्वीट में, इस समय ठीक से सन याद आएगा नहीं तो हम सन बता नहीं रहे, बता सकते हैं लेकिन याददाश्त से बताने का कोई फायदा नहीं है, अभी लिखा है हमने आज। तो हम जब 24 तारीख को प्रेरणा स्थल बनाया गया और वहां प्रतिमा स्थापित तो पहले कर दी गई थी मगर पर्दे से ढक दिया गया था, 24 को उसको खोला गया, तो उस दिन भी वहां गए थे। और वहां जाने के बाद हमने वहां से ट्वीट किए, लॉन्ग व्यू से फोटो खींचे और लिखा कि यहां कोई नहीं है। जबकि जब संसद का सत्र शुरू होता है लोकसभा का, तो गांधी जी की प्रतिमा के पास भीड़ लगी रहती है। जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा शकील जी रोकना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अभी शेयर किया, साझा किया है राहुल गांधी ने। इस वीडियो में राहुल गांधी एक्चुअली एक्सपोज कर रहे हैं रक्षा मंत्री को, कह रहे हैं कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, अभी अभी वीडियो इन्होंने 5 मिनट पहले साझा किया है, देखिए जरा। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन में बैठा दामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए, डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो सुन रहे थे आप शकील अख्तर जी, डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते, बगल में यहां और तस्वीर दिखाते हुए कि कम से कम यहां तो झूठ नहीं कहना चाहिए, बोलना चाहिए था। शिव जी की तस्वीर थी। शकील जी, हमने
उसी दिन इस बात को लिखा था, फिर दूसरी बार लिखा, और आपके इसी प्रोग्राम में यही हमने कहा था कि कांग्रेस को इसमें थोड़ी मेहनत करना चाहिए, और ये भी कहा था कि हम लोग जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए, उस दिन हमने कहा था, ये लोग सुनते नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने बहुत स्पष्ट कहा था कि युद्ध में मारे गए अग्निवीर को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाएगा। वो धीरे से अपनी बात कह के निकल लिए जी। और हमने कहा था कि युद्ध तो हुआ नहीं, युद्ध तो आखिरी हुआ था 1971 में, फुल फ्लेज युद्ध। ये झड़पें कहलाती हैं ये, और इन झड़पों को युद्ध नहीं माना जाता। इनमें मारे गए लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आधा अधूरा सत्य राजनाथ सिंह ने कहा था और उसको समझा नहीं। अब ये बात सामने आ गई, क्लियर आ गई। आज कुछ अखबारों में भी ये वाली खबर है जो अभी राहुल गांधी बता रहे हैं, और जब हम आ रहे थे तो इसकी तैयारी चल रही थी, उस वक्त ये खबर थोड़ी सी आना शुरू हो गई थी। तो ये राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा किया, वीडियो बना के ये दिखा दिया। वीडियो का बड़ा असर होता है, लोग इस बात को समझते हैं, परिवार भी साथ में बैठा हुआ है, तो बात क्लियर हो गई। भाई, बड़ी क्लियर बात थी। राहुल ने जो कहा था लोकसभा में, बिल्कुल सच कहा था। अग्निवीर एक अलग कैडर ही अलग है, बिल्कुल पूरा का पूरा, और इस सेना के बड़े अधिकारी कह चुके हैं, जनरल कह चुके हैं। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। और शायद हमने यही कहा था कि एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक समिति बना दी जाए, सेना के जनरलों की एक समिति बना दी जाए, वो इसमें जांच कर लेंगे। इसमें सब क्लियरिटी है, सारी बातें क्लियर है। राहुल ने कहीं गलत नहीं कहा था, लेकिन राजनाथ सिंह बात को घुमा गए थे और 1 करोड़ के मुआवजे की बात मीडिया ने उठा ली थी। और हमने इसको कई बार लिखा, कई बार कहा कि देखिए, इस बात को मीडिया को समझ लेना चाहिए, मीडिया गलत बयानी कर रहा है। ये 1 करोड़ कहा है युद्ध में मारे जाने पर। पहले युद्ध कराओ, युद्ध होगा तब मरेगा, तब 1 करोड़ मिलेगा। इन झड़पों में 1 करोड़ नहीं मिलने वाला। ये झड़प कहलाती है। ये जो हमारे अभी गलवान में मारे गए थे 20 सैनिक चीन के द्वारा, वो युद्ध नहीं था, वो झड़प थी। बिल्कुल, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। देखिए, जो रक्षा का विषय होता है, जो संसद में भी कम बोला जाता है, यहां पे भी हम नहीं बोलते, उसमें तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है झड़पों में मारे गए व्यक्ति को। तो वो एक, उसको अलग कैटेगरी माना जाता है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, ये बात क्लियर हुई, और इसको अच्छी तरह से कांग्रेस को और ज्यादा करना चाहिए। वही हमने कहा कि थोड़ी मेहनत करना चाहिए। वो जो हमने आज ये भी लिखा था कि राज्यसभा में किस तरह से, या लोकसभा में कहीं पे भी, लेकिन राज्यसभा में परंपरा है, लोकसभा में नहीं है। दोनों सदनों में अपना अपना फर्क है कि नेता प्रतिपक्ष को हमेशा नेता सत्ता पक्ष के बाद में बोलने का अधिकार दिया जाता है, हमेशा बोला जाता है। ये राज्यसभा की परंपरा है, ये लोकसभा में नहीं है। ये फर्क है, ये बहुत बड़ा। तो ये कांग्रेस को ये वीडियो इसी तरह से डालना चाहिए लाके कि किस तरह अरुण जेटली मनमोहन सिंह के बाद में बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हमने उसी संदर्भ में कहा था कि बार बार ये बीजेपी वाले आरोप लगा देते हैं कि सोनिया गांधी रो रही थी, सलमान खुर्शीद ने कहा था बटाला एनकाउंटर के बाद। लेकिन हमने ये कहा कि उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर में, एआईसीसी के दफ्तर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस ने शहीद इंस्पेक्टर शर्मा को खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी 2 मिनट की। पत्रकार भी खड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता भी खड़े हुए थे। वो वीडियो होगा, कांग्रेस दिखाए उसको। हर बार जरा सा मौका आता है और बीजेपी वाले आ जाते हैं कि सोनिया गांधी तो रो रही थी, सलमान खुर्शीद ने कहा था। वो वीडियो कहां है? कांग्रेस नहीं करती मेहनत। इसके साथ हमने ये भी कहा था कि आलू से सोना बनाने वाली बात चाहे जब ले आते हैं वो लोग, जी चलिए, कांग्रेस उसका आज तक कर रही है। चलिए ठीक है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है। आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आपका सर्टिफिकेट बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। खैर, मतलब इसका मतलब इस विषय पे हम ज्यादा ना बोले। हाँ, इस विषय पे हम ज्यादा ना बोले। अभी राहुल गांधी ने इतना तो किया कि ये वीडियो मंगवा लिया और कह रहे हैं यहाँ, और पिछला क्या हुआ वो तो पिछला है, लेकिन आगे जो आप कह रहे हैं उस राह पे कांग्रेस चले और मजबूत विपक्ष हो। हम यही चाहते हैं, चाहे जो भी विपक्ष में रहे मजबूत हो, इसकी जरूरत है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के बाद सुनील शुक्ला जी। शकील जी कुछ जोड़ रहे हैं? एक बात सिर्फ, राहुल अलग है और कांग्रेस के नेता अलग हैं। ओके जी, सुनील शुक्ला जी, इस वीडियो पर क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार वीडियो है। कांग्रेस को राजनीति करने आ गया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को और पाखंड को खारिज करने की कोशिश के तौर तरीके आ गए हैं। जिस त्वरित गति से इनको जवाब देना चाहिए वो आ गया है। और इस तरह की कोशिशें जो राहुल गांधी ने की हैं, जो इस है क्या, ये राहुल गांधी ने जो पब्लिक कनेक्ट का एक तरीका निकाला है उसी का एक्सटेंशन है। यही जरूरी है लोगों के साथ अपने जुड़ाव की, और ये लोग कितने साफ गोई के साथ अपनी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाता है उस प्रोपेगेंडा को एक पूरी तरह से खारिज कर देने की एक कोशिश है। फिर आपके पास कोई जगह नहीं मिलेगी इधर उधर की बात करने की। और आप इस समझिए आप कि सरकार विपक्ष के आगे किस तरीके से बैकफुट पर है कि संसदीय इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल है ये। नई लोकसभा गठित होने के बाद जो पहला सत्र होता है वो सबसे छोटा सत्र है देश भर का अब तक के इतिहास का। यहां तक कि अगर आप, हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद सदन के संसद की जो बैठकें होती रही हैं उसकी भी अवधि कम हुई है, लेकिन उसी क्रम में आगे आते आते ये हो गया कि सबसे छोटा सत्र हो गया। जब शपथ वाला सत्र होता, मैंने पिछला अगर आप याद किए तो मुझे याद आ रहा है कि 35-40 दिनों का था और 18वीं लोकसभा में केवल 7-8 दिन का होकर रह गया। गोया कि सरकार के पास विपक्ष का सामना करने की स्थिति नहीं है। विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की स्थिति इनके पास नहीं है। चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठे हैं उसका स्पष्टीकरण देने की स्थिति नहीं है। मोदी जी के नाम पर आप चुनाव लड़े, वो खारिज हुआ। मोदी जो फैक्टर होता था वो खारिज हुआ। मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सरकार जो अपने दावे कर रही थी उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करना चाहती थी उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब इस स्थिति के बाद किस तरह से आप सदन में विपक्ष का सामना कर सकते थे? और विपक्ष एक है। इनको अलग अलग करने की जितने कोशिशें थी सरकार की सब फेल हो गई। विपक्ष के नेता पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित हैं। हर बात का जो भी सरकार दावा कर रही है उस बात का प्रतिकार करने के लिए तैयार है। अब यह अग्निवीर योजना में ही लिखा हुआ है कि वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको 40 लाख रुपए मिलेगा। वो अभी रुपए की बढ़ोतरी बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद आपने किया। 1 करोड़ का दिए। शहीद का मतलब, पहले तो अगर आप शहीद मानते ही नहीं है उनको, शहीद युद्ध में मारे जाने वाले व्यक्ति को आप शहीद मानेंगे जो प्राणों की आहुति देगा, तो युद्ध की स्थिति तो है नहीं। जो अन्य घटनाओं में घुसपैठ के दौरान अन्य चीजों में जो स्थिति बनती है उसमें क्या आप जब इनको शहीद का दर्जा देंगे, यह स्पष्टीकरण दीजिए आप। इसी तरह से एमएसपी वाला इशू है। एमएसपी के इशू पर राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किया तो तुरंत शिवराज सिंह चौहान ने उस पर प्रतिवाद किया। सवाल एमएसपी के घोषित करने या नहीं घोषित करने का सवाल नहीं है। सवाल है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आज तक आपने इस पर कोई बयान नहीं दिया। आपने वो किसानों के आंदोलन के बाद जो आपने आश्वासन दिए थे वो आपने नहीं पूरे किए। वो एक जो आपने कमेटी बना रखे थे उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है। अब गुमराह करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उसके प्रत्युत्तर में पूरी ताकत के साथ कहने में विपक्ष सक्षम है। और विपक्ष की बात जब सामने आएगी स्वाभाविक सी बात है कि आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं खत्म हो जाएगा। यह जो वीडियो जो आप दिखा रहे हैं ये बहुत ही जरूरी था जी। एक सरकार जो एक तथ्यहीन और आधारहीन बात करने का दावा कर रही थी और विपक्ष के नेता को या विपक्ष के द्वारा कही गई बातों को झूठ साबित करने का प्रयास करती, उसको पूरी तरह से तार खत्म कर दिया। और मेरा अपना मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी से उसी के तौर तरीके से लड़ने का तरीका बीजेपी कांग्रेस ने सीख लिया। तुरंत प्रतिकार करना और तथ्यों के साथ प्रतिकार करना। हालांकि बीजेपी के पास तथ्य नहीं होते हुए तो नैरेटिव बनाती है। एक वीडियो का आगे का पीछे का हिस्सा काट करके थोड़ा सा लगाया और लगाने के बाद उसको जारी कर दिया। अब लोग वो भी नहीं करने लगे हैं। अभी जो बात कही गई कि लोग क्यों सुनने लगे विपक्ष के नेता को? अगर 6.5 लाख लोग संसद टीवी पर राहुल गांधी के भाषण को लोग सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? अगर नीट के जो परीक्षार्थी हैं
जिनकी परीक्षा अधर में लटकी हुई है, वह राहुल गांधी से क्यों मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं? अब बुलाते रहिए अपने घर, क्यों कोई आएगा आपको यहाँ? लेकिन अगर वो और उनके अभिभावक मिलना चाहते हैं, गोया कि ये नेता के प्रति, दल के प्रति, विपक्ष के प्रति लोगों के मन में बढ़ता हुआ विश्वास है। उनको ये लग रहा है कि ये लोग कम से कम हमारी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने, उसका पर कायम रहने और सरकार से जवाब सवाल करने की स्थिति में नहीं है, स्थिति में है, और उन लोगों के बीच में है। उनको भी एक कम से कम उनको आश्वस्त करते हुए दिख रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल जो तो विपक्ष की विश्वसनीयता, या फिर यह जो वीडियो है, या फिर विपक्ष की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। जो लोग नहीं जानते अभी तक, हर घर में, हर मोहल्ले में तो अग्निवीर है नहीं, एक इलाके विशेष में है जी, बिल्कुल। या जो वीडियो है उन लोगों के बीच में विश्वास बढ़ाएगा जहां सरकार लोग विपक्ष को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही थी। तो इससे केवल एक मुद्दा नहीं, एक मुद्दा ही खारिज नहीं होता। सरकार की जो कोशिश होती है कि विपक्ष को अविश्वसनीय बना दिया जाए, उसकी बात को झूठा साबित कर दिया जाए, उनको एक मनगढ़ंत और फर्जी तरीके से कही गई बात लोगों के बीच में बताई जाए, और उसके बिना पर जो अन्य नैरेटिव्स हैं विपक्ष के, उसको कमजोर करने की कोशिश की जाए। इस तरह के वीडियोज जो सबके सामने आते हैं, सरकार की इन कोशिशों, सत्तारूढ़ दल के इन कोशिशों को धक्का लगता है और विपक्षी विश्वसनीयता बढ़ती चली जाती है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के दौरान जो राजनीतिक विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिश की है, उसी का एक बड़ा कदम है इस तरह के वीडियोज। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रशांत टंडन जी, जल्दी से आपके पास ये वीडियो और उम्मीद, जिस समय राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस समय ही ये लग रहा था कि राहुल गांधी शायद इस वीडियो को सामने लाएंगे। वीडियो सामने लाए, न सिर्फ वीडियो सामने लाए हैं बल्कि अपडेशन है यहाँ पे। आप देखिए, आखिर में वो जो शहीद के पिता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मिला है, और ये वहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी हैं जो सदन में हमारी बात को उठा रहे हैं, यानी वहां से वीडियो मंगा करके ये वीडियो बनाया है। एक ये जो है, ये इसी जो काउंटर पॉलिटिक्स जो होता है वो यहां करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए जो बैकफुट वाली जो बात हम लिख रहे हैं वो और यहां पर मजबूत होती है। प्रशांत टंडन जी, तो आग्रह करूंगा कि राजनाथ सिंह का वीडियो भी अगर मिल जाए तो उसको भी चलाएं और फिर इसको चलाएं, ताकि दर्शक और जनता दोनों को देख ले जी कि किस बात का झूठ पकड़ा है राहुल गांधी ने। तो ये भी जरूरी है, उसको भी दिखाना जी। बिल्कुल। और देखिए, मीडिया का काम था ये, और ये काम जिस मीडिया के पास बहुत रिसोर्सेस हैं, जगह जगह करस्पॉन्डेंट्स हैं, वो लेकिन इस काम को नहीं कर पाए, और अब मीडिया का काम भी जो है विपक्ष को करना पड़ेगा, और कर ही रहे राहुल गांधी और राजनाथ सिंह। अब देखिए, जिस तरीके के विपक्ष के सामने कोई बात संसद में कहकर निकल जाना तो अब संभव नहीं है, और ये फैक्ट चेकर्स का काम भी देखिए राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम फैक्ट चेकर्स को करना चाहिए। तो ये सरकार की इमेज के लिए बहुत बड़ा आघात है, और इसका असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अग्निवीर एक वाकई बड़ा मुद्दा है, और उसको लेकर अगर राजनाथ सिंह ने एक गलत बयानी अगर की है और उसका ये एक्सपोजर हो रहा है, तो आप देखिए कि युवाओं के बीच, खासकर जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं या रिटायर होके आ गए या रिटायर या काम कर रहे हैं अभी भी वहाँ पे, उनके ऊपर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। और जिन राज्यों में अभी चुनाव है, हरियाणा में जी, वहाँ पे इसका असर होगा, झारखंड में इसका असर होगा, इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में होगा, तो विधानसभा के चुनाव में असर होगा। तो ये जो झूठ बोलने वाला जो पूरा मसला है, और अभी तक नरेंद्र मोदी साहब का एसेट क्या था? राहुल गांधी के भाषण से कोई एक टुकड़ा निकालो, उसको घुमा दो, उसको घुमाकर इनका जो मीडिया है, पिट्ठू मीडिया, वो उसको चला दे, आपस में ताली बजा दो।
इसीलिए शुरू में प्रोग्राम में मैंने फिगर बता दी जो कि संसद टीवी की फिगर है जी, जिसको हम आप कंट्रोल नहीं करते। हम अपने प्लेटफॉर्म का तो नहीं बता रहे। संसद टीवी में 67,000 लोगों ने मोदी साहब को देखा आज तक, और राहुल गांधी को 6,90,000। तो साफ है कि जनता क्या देखना चाहती है। लोग बोर हो गए हैं उनकी स्पीचेस से, इसलिए। और सबसे बड़ा एसेट नरेंद्र मोदी का क्या है? सबसे बड़ा एसेट उनका भाषणबाजी ही है, गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस अगर होती तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होता, किसान सड़कों पे क्यों आते? तो अब काफी कुछ बदलेगा। और आज ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का एक लेख छपा जी, जिसमें वो मान रहे हैं कि प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश घटा है, मोदी के शासन में बढ़ नहीं रहा है। और उन्होंने दो फैक्टर्स बताए हैं कि क्यों लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बड़े रोचक हैं। एक उन्होंने कहा है कि ए स्टिग्माइज कैपिटलिज्म, ए कैपिटलिज्म क्या है? अंबानी अडानी कैपिटलिज्म। कौन लिख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व आर्थिक सलाहकार एक बड़े अंग्रेजी अखबार में। और वो कह रहे हैं कि इस वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बाकी उद्योगपति और विदेशी भी, क्योंकि ये सारा कुछ तो उन्हीं के पास चला जाएगा। और दूसरा फैक्टर जो उन्होंने गिनाया अपने लेख में, वो ईडी की रेड राज गिनाया कि जैसे ही जो ये ईडी का रेड है, वसूली है, हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से ईडी जो है वसूली करती है, ईडी के अधिकारी वसूली करते हैं, हम लोगों ने देख लिया है पूरा तामझाम ईडी का। ईडी मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत साफ आ गया था किस प्रकार से ईडी जो है वो वसूली का काम कर रही है सरकार के लिए, पार्टियों को तोड़ने का काम, वसूली का काम, ये सब काम बीजेपी के लिए वो कर रहे थे। ईडी के रेट की वजह से विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो यानी दो बड़े फैक्टर, अंबानी अडानी कैपिटलिज्म और ईडी की रेट। जांच एजेंसी। अब आप देखिए कि क्या बजट की बात हम करेंगे तो क्या आर्थिक वो यहाँ पे विनिवेश होगा, बिल्कुल। कौन सा रिस्क फैक्टर ये मिटिगेट कर पाएंगे, कौन सा आरओआई दे पाएंगे? सब कुछ तो प्रशांत जी जरा रोकना चाहूंगा आपको, जरा वो दिखाते हैं कि जब अग्निवीर पर सदन के अंदर भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, खड़े होते हैं राजनाथ सिंह, अभी आप कह रहे थे कि उसको दिखाइए, और राहुल गांधी जब भाषण दे रहे होते हैं कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा नहीं है, आर्थिक मदद नहीं है, उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, और वो अपनी बात रखते हैं। झूठ और सच दोनों सामने है। जरा पहले सुन लेते हैं राजनाथ सिंह, और अभी आपने देखा इनको राहुल गांधी को। राजनाथ सिंह को सुनिए और जो पूरा घटनाक्रम है उसको देखिए। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है।
इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। तो ये बयान था वहां सदन के अंदर, और उसके बाद सत्यापन, ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, देश के सामने ऑथेंटिकेट कर रहे हैं राहुल गांधी। और न सिर्फ अपनी बात बल्कि उस शहीद के पिता की जुबानी भी यहां बता रहे हैं। और साफ साफ एक बार जरा जल्दी से आगे वाले पार्ट को दिखाइए, जल्दी से, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। अब मैं तमाम साथियों का वक्त मैं जाया कर रहा हूं। जल्दी से जो इनके पिता कह रहे हैं वहां ले आइए। चलिए शुरुआत से दिखा दीजिए जहां से भी है। ये पार्ट, राजनाथ जी या 1 करोड़ रुपए परिवारों को मिल चुके हैं, राजनाथ कह रहे हैं, लेकिन नहीं मिला है। ये वीडियो ये आज का है, राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं। सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन में बैठ हंगामा कर रहे भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए, डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो सुन लिए, साफ साफ यहां ऑथेंटिकेट कर दिए हैं देश के सामने, सदन में नहीं, सदन के पटल पे नहीं, बल्कि देश के सामने राहुल गांधी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट प्रशांत जी, फिर आगे बढ़ते हैं। राजीव जी, पूरी सरकार को एक्सपोज कर दिया है राहुल गांधी ने और उनके पिता ने, जो शहीद हुए हैं। उन्होंने संसद में किस तरह से झूठ बोला, राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों को पूरी सरकार को एक्सपोज कर दिया है राहुल गांधी ने। नैतिक रूप से तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा स्कैंडल जनता की आंखों के सामने हो जाए, और वो भी उन लोगों के बारे में जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, जो अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये तो बहुत गंभीर मसला है, और इस पे तो स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री मोदी को भी देना चाहिए जी, और ओम बिरला जी को भी देना चाहिए, स्पीकर को, और दोनों मंत्री जो कैबिनेट के हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह, दोनों ने खड़े होकर बहुत ही जोर देकर इस बात को कहा कि 1 करोड़ रुपए दिया गया जी। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी तो तार कर दिया आज राहुल गांधी ने। आपने देखा दो मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दोनों खड़े होते हैं। छोटी बात नहीं है ये। राहुल गांधी एक बात रख रहे हैं, दो लोग खड़े हो रहे हैं।
बिल्कुल छोटी बात नहीं हो सकती। जरा जल्दी से नवेंदु जी आपके पास फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। नवेंदु जी क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? जी, ये बहुत बड़ा पर्दाफाश है और ये पूरा इनका, जिसको एक बार राहुल ने कहा था कि ये पूरे मोदी की इमेज को फाड़ के रख दिया इस चुनाव ने, तो ये दूसरी बार ये ऐसी घटना दिखाई दे रही है कि सदन में जो पूरे सरकार का जो फरेब है, झूठ है, और एक नहीं, जो मैंने कहा था कि एक गिरोह कैबिनेट है, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, उनके साथ बैठे राजनाथ सिंह और अमित शाह और रिजिजू वगैरह वगैरह तमाम, तो ये सब लोगों का ये जो गिरोह है ना, उस गिरोह का ये पूरा पर्दाफाश है ये वीडियो। और दिलचस्प बात ये है कि मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इस सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओम बिरला को तो एकदम जरूर तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि ये अग्निवीर वाला मामला भी एक्सपंज किया गया। राहुल गांधी के जिन भाषणों को असत्य और झूठ मान करके सदन की कार्यवाही से निकाला, सत्यापन किया गया उसका, तो उस मामले में भी ये एक बहुत बड़ा ठगी है, बहुत बड़ा देश की जनता और उन बलिदानियों के साथ ठगी है जो बलिदानी परिवार अपना बलिदान देकर के इस देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक राष्ट्र द्रोह का भी मामला ये बनता है कहीं ना कहीं, इसलिए कि आप जो बलिदानी राष्ट्रवादी हैं, जो सही में देशभक्त हैं, उनके बारे में इस तरीके से सदन में एक सोचे समझे साजिश के तहत कि विपक्ष के नेता को असत्य ठहराया जाए, इसके लिए आप पूरे तथ्य को दरकिनार करके और उन बलिदानी परिवारों का मजाक उड़ाते हैं। राजीव जी, एक और बात है गौर करने की कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो भी आपने सुनाया, उस समय भी गौर किया था हमने कि उन्होंने कहा था कि पेंशन, कहा था कि कोई पेंशन नहीं मिलता, शहीद का दर्जा नहीं मिलता, तो ये दोनों तो अपनी जगह फैक्ट हैं। राजनाथ सिंह ने उस मामले को घुमाया कि युद्ध में मारे जाने पर कंपनसेशन मिलता है, बात उसको जो ये कहते हैं कि ये तथ्यों पर, सत्य पर बात नहीं करते, ये जज्बाती और भावों पर ये लोग हवा बहा देते हैं बीजेपी वाले, वही सदन में भी किया गया। राहुल ने कंपनसेशन का भी बात तो किया नहीं था, पेंशन क्या दिया जाता है उन अग्निवीर परिवारों को, क्या जो है उन्हें शहादत का दर्जा दिया जाता है? राहुल गांधी की ये दो बातें थी, और उसको जिस तरीके से असत्य करार देने की साजिश हुई मीडिया के जरिए भी और फिर सरकार के जरिए, आज उसका एकदम, जिसको कहते हैं कि एकदम तिल्ली तिल्ली उड़ा दिया है राहुल गांधी ने। तो ये बहुत बड़ा, यही मैं कह रहा था कि सड़क तक ले जाना होगा, यही है सड़क की लड़ाई, और ये संसद से सड़क तक ये विपक्ष की जो तैयारी है, तो राहुल गांधी की इसी योजना के तहत राहुल गांधी निकले थे, और आज इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद, न्याय के सवाल पर हजारों किलोमीटर चलने के बाद आज ये संसद में पहुंचे, इसलिए यकीन जानिए कि इस सरकार को चैन तो नहीं होगा, इसलिए कि ये वही विपक्ष नहीं है, ये वही राहुल गांधी नहीं है, और लड़ाई संसद से सड़क तक अब जाने वाली है। बिल्कुल जी राजीव। जयशंकर जी क्या कुछ कहेंगे, क्लोजिंग कमेंट? राजीव जी, इसमें कुछ खास कहने को अब बचा नहीं है। तो जिस तरह से रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी के भाषण को लेकर के संसद को गुमराह किया, राहुल गांधी की पूरी तकरीर हमने सुनी। राहुल गांधी कहीं नहीं कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है। वो शिव के त्रिशूल को दिखा करके कि बाएं हाथ पे पकड़ करके उन्होंने त्रिशूल गाड़ा है, वो बता रहा है हिंदू हिंसक नहीं है। आप हिंसक हैं, आप हिंसा की बात करते हैं, आप 24 घंटे नफरत की बात करते हैं, भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं। ये कहा था प्रधानमंत्री ने, कैसे कह दिया कि पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने। दूसरी तरफ देखिए, राजनाथ सिंह तो बहुत चालाकी से गोलमोल करके बता रहे थे कि साहब वो युद्ध में जो मारे जाते हैं उनको शहीद का दर्जा मिलता है, उनको सब मिलता है, लेकिन अमित शाह ने उनको फंसा दिया। अमित शाह ने साफ साफ कहा, राजनाथ सिंह के हवाले से कहा कि अग्निवीर को मुआवजा मिलता है, अग्निवीर के मारे जाने पर उसको मुआवजा मिलता है। अब अग्निवीर जो शहीद हुआ है उसके पिता ने कह दिया कोई मुआवजा नहीं मिला है, उसके परिवार के लोगों ने कह दिया कोई मुआवजा नहीं मिला है। अब तो अमित शाह को भी और राजनाथ सिंह जी को भी संसद के सामने माफी मांगनी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए
त्यागपत्र तो चूंकि राजनाथ सिंह पहले ही कहते हैं कि साहब एनडीए की सरकार में त्यागपत्र नहीं होते हैं। देखिए लोग झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा। यहीं पे प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे कहा था, दरभंगा में एम्स चालू हो गया, जहां अभी जमीन तक नहीं ली गई, नींव नहीं पड़ी, और वहां एम्स चालू हो गया। संसद में कहा था ना, संसद में कहा था कि साहब शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था, संसद में कहा था जी। तो ये तो एकदम किसी हद तक जा करके झूठ बोल सकते हैं, जिससे मैंने कहा ना कि गलत बयानी ही इनकी धरोहर है, उसी में से निकाल निकाल करके ये बातें करते हैं, लेकिन इस मामले में फंस गए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, जब बात हो रही थी अंबेडकर साहब की और जगजीवन राम की, मैं भाजपा के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 1979 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जनता पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। उस समय जनसंघ और आरएसएस के घटक के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये बात रिकॉर्ड में, और वो कह रहे हैं कि साहब जगजीवन राम का सम्मान नहीं किया था। आज तक, जैसा हमारे मित्रों ने कहा ना, कि आज तक बंगारू लक्ष्मण को छोड़ करके किसी एक दलित को आपने अध्यक्ष नहीं बनाया, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बात ही छोड़ दीजिए जी। तो इस तरह की चीजें हैं। वही असल में राहुल गांधी को बहुत बड़ा सलाम है कि उस आदमी ने कम से कम, वो तो लोकसभा में भी जब भाषण कर रहे थे, जब इंटरवीन किया राजनाथ सिंह जी ने, तब वहां पर भी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, और वो जो कह रहे हैं सही है वो सच साबित हो गया। अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तुरंत राजनाथ सिंह जी को, तुरंत अमित शाह जी को देशवासियों से, संसद से माफी मांगना चाहिए। और अभी नवेंदु सही पॉइंट आउट कर रहे थे कि अग्निवीर वाले प्रकरण को पूरा लोकसभा की कार्यवाही से ही निकाल दिया। अब जब सच सामने आ गया, अब किस आधार पे क्या करेंगे आप? अब फिर से आप उसको रिस्टेट करेंगे क्या? कार्यवाही का अंग बनाएंगे उसको? क्योंकि वो तो असत्य नहीं है, असत्य पे आधारित उनका कथन नहीं है, वो तो सत्य पे आधारित है। तो ये सारी चीजें देखिए, अब जब बजट सत्र आएगा, अभी इसको लेकर के मुझे लगता है कि सड़कों पे लोग जाएंगे, इंडिया अलायंस के लोग सड़कों पे जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से एकजुट होकर के निखर के आ रहा है इस पूरे संसद में, जो इतने कम समय का था। एक चीज और मैं अंतिम कहना चाहूंगा राजीव जी, जब संसद की बात सत्र शुरू हो रहा था तो राहुल गांधी ने काम रोको प्रस्ताव ला करके कहा था कि नीट पे चर्चा होनी चाहिए, बल्कि वहां यहां तक कहा था कि हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मैसेज देना चाहिए इस संसद से कि नीट में जो विद्यार्थियों के साथ, जो युवाओं के साथ जो हुआ है, उस दुख में हम लोग सहभागी हैं और उनके लिए रास्ता निकालने की बात हम करेंगे। लेकिन वो बात नहीं सुनी गई। तब कहा गया कि नहीं साहब, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उससे पहले कोई चर्चा नहीं होगी, उसके बाद कराई जाएगी। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि हाँ साहब, नीट पे क्या, हर विषय पे हम चर्चा कराएंगे। अब तो लोकसभा संसद का सत्र खत्म हो गया। आप चाहते तो एक दिन बढ़ा सकते थे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को, और नीट पे चर्चा करा सकते थे। क्यों नहीं कराया? आज तो देश का नौजवान, देश का युवा, और नीट में जिसके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो नौजवान तो पूछेगा कि जब राहुल गांधी कह रहे थे नीट पे चर्चा कराने के लिए, तो आपने संसद का एक दिन बढ़ा करके उसमें चर्चा क्यों नहीं होने दी? ये सारी सवाल हैं, ये सारे सवालात हैं जो आने वाले दिनों में सड़क से लेकर के संसद तक उठेगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष अगर इसी तरह से एकजुटता के साथ, तथ्यों पे खरे उतरने के साथ, तथ्यों के साथ खड़ा होने के साथ, सत्य के साथ खड़ा होने के साथ अगर अपनी बातों को रखता है, तो आने वाले दिनों में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, उनके लोगों में भी अंदर से बेचैनी हो रही है। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं से बेचैनी हो रही है कि साहब हम कहीं गलत का साथ तो नहीं दे रहे हैं। तो जिस दिन इस बात का इल्हाम हो जाएगा, और दोनों इस मामले में विशेषज्ञ हैं, कब हाथ झटक देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए इसको तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ेगी। हो सकता है कि इसमें और बौखलाहट में और काम करते जाएं। जैसे चुनाव में जो काम किया उन्होंने, चुनाव अभियान के दौरान बौखलाहट में जिस ढंग की बातें वो बोलते चले गए, तो आने वाले दिनों में उनकी बौखलाहट बढ़ेगी और फिर इस तरह के और भी बातें निकल करके आएंगी।
जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी चूंकि चुनाव भी लगातार हैं, 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, उससे पहले कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां सड़कों पे हैं और बहुत सारी परेशानियां भी हैं। उन परेशानियों को भी, उससे भी 2-4 होना है। ये सब कुछ सरकार को परेशानियों से सामना करना है, लेकिन विपक्ष जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ, और राहुल गांधी ने जो काम आज किया है, ये काम अगर 2-4 दिन और 2-4 मसले पे और कर देंगे तो और भी बैकफुट पर नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जो आज भाषण दे रहे थे उच्च सदन में, राज्यसभा में, उनको भी आपने सुना और उस भाषण को भी सुना जहां पर राहुल गांधी ने पहले भाषण दिया था, यानी कि लोकसभा में। सब कुछ सामने है, सबकी चर्चा हम लोग खूब कर चुके हैं, इस पे और आगे हम चर्चा करेंगे। आज चूंकि ऑलरेडी समय खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम साथियों का। जयशंकर जी आपका, सुनील शुक्ला जी आपका, प्रशांत टंडन जी, नवेंदु जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग भी लगातार बने रहे और लगातार आप लोगों की बातें जो हैं वो आती रहती हैं। डॉक्टर श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सेंट्री मैन 101 जुड़े हुए हैं, प्रमोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, MK हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दलजीत जसल जी हमारे साथ जुड़े हुए, देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, और ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और शिवानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ऐसे बहुत सारे साथी, उमर अली हैं, विमला जी हमारे साथ बनी हुई हैं, और दीपक परब साहब हमारे साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रिद्धि कपूर जी हमारे साथ हैं, नरसिम कुंदलवाल साहब हैं, असलम चिश्ती जी, असलम भाई जुड़े हुए हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, रवि पांडे जी हैं, शाप हैं, VU हमारे साथ बने हुए हैं, लाल बहादुर सिंह साहब हैं, शिवानी जी थैंक यू लिख रही हैं, और सरताज खान साहब हैं, प्रदीप दास जी हमारे साथ, और फनी सिंचैन भी हमारे साथ हैं, हर हर महादेव लिख रहे हैं, रिद्धि कपूर जी थैंक यू, टीम DB लाइव लिख रही हैं, और शिरावा जी हमारे साथ हैं बने हुए, अनूप राणा बने हुए हैं, जसल दलजीत साहब